अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 122। इस जबरदस्त ताकत ने तुरंत 3 चमचों की सूरतें पूरी तरह बदल दी। लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। वे सिर्फ खुद को संभाल कर आगे बढ़ सकते थे। धम्म, इस झटके के साथ उस जबरदस्त ताकत ने तीनों को हवा में उड़ा दिया। वे कुछ लोग जमीन पर गिरे, उनके चेहरे पीले पड़ गए और कुछ ने तो उसी वक्त खून उलट दिया। अनुराज अचानक खड़ा हो गया और इस दृश्य को देखकर हैरानी से चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? बस एक रात बीती थी, शिवम की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती थी? शिवम ने अनुराज को ठंडे लहजे में देखा और कहा, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। अनुराज गुस्से से चिल्लाया, रुक जाओ। शिवम रुका और तंज कसते हुए बोला, और कुछ? अनुराज ने शिवम को नजरअंदाज किया और चिल्लाया, ताओ शान, इसे लंगड़ा कर दो। जोरदार चीख के बाद सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। ताओ शान, अनुराज ने भौहें चढ़ाईं और पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि ताओ शान सोफे पर लेटा हुआ खर्राटे मार रहा था। इससे अनुराज का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। उसने सिग्नल के हिसाब से काम करने का वादा किया था, लेकिन ताओ शान इस नाजुक मौके पर सो गया। इसे जगाओ, अनुराज ने दांत पीसते हुए कहा। ताओ शान के पास खड़े 2 लोगों ने जल्दी से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना चिल्लाए, ताओ शान पर कोई असर नहीं हुआ। वह किसी मरे हुए सुअर की तरह सो रहा था। मिस्टर अनुराज, ताओ शान कल रात थक गया था, शायद वह अभी जाग ना पाए। ताओ शान के पास खड़े दोनों लोग थोड़े झिझकते हुए बोले। अनुराज तुरंत गुस्से से भर गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। यही ताओ शान की कमी थी। एक बार सो जाए तो मानो मर गया हो। उसे जगाना नामुमकिन था। ये देखकर शिवम को हंसी आ गई। जब ऐसा है तो मैं चलता हूँ। शिवम ने अनुराज की ओर देखा और फिर सैनी परिवार के घर से निकल गया। जैसे ही वह सैनी परिवार के घर से बाहर निकला, शिवम ने देखा कि दरवाजे पर एक लैंड रोवर खड़ी थी। शिवम को देखते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से उतरकर तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मिस्टर शिवम, वह आदमी शिवम के सामने पहुंचा और गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। शिवम को यह दृश्य पहले से ही उम्मीद थी और उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। आप कौन हैं? शिवम ने शांत लहजे में पूछा। उस अधेड़ आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सुरेश है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ मिस्टर शिवम। क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा? सुरेश, शिवम ने थोड़ा सोचा। उसे यह नाम कुछ जाना पहचाना लगा और वह उदयपुर में काफी मशहूर था। मिस्टर शिवम, मैंने एक दावत तैयार की है। मैं तुम्हें दोपहर के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, सुरेश ने आगे कहा। शिवम के लिए यह अपने नेटवर्क को बढ़ाने का अच्छा मौका था, इसलिए उसने हामी भर दी। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी रेस्तरां की ओर बढ़ी। दरअसल शिवम अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ पटीदार परिवार ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, और उनका मकसद बिल्कुल साफ नहीं था। ज्यादातर शायद शिवम का इस्तेमाल करना चाहते थे या फिर राठौर परिवार का, जो उसका समर्थन करता था। खैर, शिवम को इसकी चिंता नहीं थी। आखिरकार ये कहना मुश्किल था कि कौन किसका इस्तेमाल करेगा। थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि सुरेश का रुतबा जयपुर के रघुनाथ जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि सुरेश का रुतबा रघुनाथ से कहीं ज्यादा था और उसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था। उदयपुर में सुरेश ने भी कुछ चमचों को पाल रखा था। वे न सिर्फ सैनी परिवार से नहीं डरते थे, बल्कि कई सालों से उनके साथ छुप छुप कर मुकाबला भी कर रहे थे। शिवम के लिए सुरेश एक अच्छा सहयोगी हो सकता था। मिस्टर शिवम, तुम सैनी परिवार से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आए। तुमने हमें सचमुच हैरान कर दिया, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बूढ़ा लोमड़ी अनुराज जरूर राठौर परिवार से डर गया होगा, जो तुम्हारा साथ देता है ना? उसके बगल वाला शख्स भी बोला। शिवम ने उनकी ओर देखा और सच कहते हुए बोला, राठौर परिवार दखल नहीं देता और न ही उन्हें मेरी परवाह है। मैं सैनी परिवार से इसलिए निकल पाया क्योंकि उनके नीचे काम करने वाले लोग निकम्मे हैं। हाँ, मिस्टर शिवम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सुरेश ने हंसते हुए तारीफ की। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह शिवम की बात पर यकीन नहीं करता था। सुरेश के हिसाब से शिवम बस अपनी तारीफ कर रहा था। शिवम उनकी सोच समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूरे सैनी परिवार में सबसे ताकतवर शख्स ताओ शान था। हालांकि उनकी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन शिवम को नहीं लगता था कि ताओ शान उससे जीत सकता था। गाड़ी जल्द ही एक रेस्तरां पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही शिवम ने देखा कि मेज पर पहले से ही कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। शिवम ने उनकी ओर देखा। कुल 6 लोग थे। उनमें से 3 आंतरिक शक्ति के मास्टर थे जो कमजोर नहीं थे। एक बुजुर्ग शायद ताओ शान जितना ही ताकतवर था। बाकी 2 लोग शायद अनुराज के बराबर थे।
बैठने के बाद सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सबको मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर शिवम। मिस्टर शिवम ने कल रात राज को हराया था। हाँ, मिस्टर सुरेश, परिचय की जरूरत नहीं। मिस्टर शिवम अब बहुत मशहूर हो चुके हैं, किसी ने बगल से कहा। तुमने इतने लोगों के सामने सैनी परिवार की बेइज्जती की। उदयपुर में ऐसा करने वाले तुम पहले शख्स हो। सबकी तारीफ सुनकर शिवम ने मुस्कुराकर एक एक करके सबका शुक्रिया अदा किया। तभी वह बुजुर्ग बोल पड़ा। उसने शिवम को उदासीन नजरों से देखा और बोला, वाकई तुमने राज को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। उस बुजुर्ग के शब्द सुनकर सब एकदम चुप हो गए और एक साथ उसकी ओर देखने लगे। सबके रिएक्शन से साफ था कि इस बुजुर्ग का पटीदार परिवार में ऊंचा रुतबा था। मिस्टर शिवम, इन्हें मिलवाता हूँ। ये है चंदू, पटीदार परिवार के एक चमचे शेयर होल्डर, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर चंदू उदयपुर में एक लीजेंड हैं। उस बेवकूफ ताओ शान को छोड़कर मिस्टर चंदू कभी किसी से नहीं हारे, है ना? बगल में किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि सुरेश ने भी हल्का सा सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। मिस्टर चंदू को रखने के लिए मैंने अपनी 10% हिस्सेदारी दी। नमस्ते मिस्टर चंदू। शिवम ने विनम्रता से सिर झुकाया। चंदू ने शिवम को उदासीन नजरों से देखा और बोला, मैंने तुम्हारी और राज की लड़ाई का वीडियो देखा। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी चालों में ढेर सारी खामियां हैं। अगर मैं राज होता तो शायद तुम एक चाल भी नहीं झेल पाते। चंदू के घमंडी शब्द सुनकर शिवम को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसकी हैसियत के कारण शिवम ने कुछ नहीं दिखाया। चंदू ने आगे कहा, 30 साल की उम्र में तुम बस आंतरिक शक्ति के 9वें स्तर पर हो। वाकई बहुत साधारण, लेकिन मिस्टर सुरेश की खातिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं और तुम्हें आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स के स्तर तक ले जा सकता हूं, चंदू ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। कई मेहमानों ने उत्साह से पूछा, मिस्टर चंदू, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैं चंदू अपने शब्द का पक्का हूँ। चंदू ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। वाह, आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स, ये तो जबरदस्त मौका है। मिस्टर चंदू जैसे हैं वैसे ही, अगर मौका हो तो मेरी भी मदद करना। ये लोग बेहद उत्साहित दिख रहे थे। उनके लिए आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स बनना बहुत मुश्किल लगता था। यहाँ तक कि सुरेश ने शिवम के कान में फुसफुसाया, शिवम, अगर तुम आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स बन गए तो राज निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है कि मिस्टर चंदू ने लंबे समय से कोई शिष्य नहीं लिया। जल्दी से मिस्टर चंदू का शुक्रिया अदा करो। सबको लग रहा था कि यह शिवम के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन शिवम बस वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। उनके लिए आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स एक ऐसी चीज थी जो पहुंच से बाहर थी, लेकिन शिवम के लिए ये तो शुरुआत भी नहीं थी। इसके अलावा चंदू का घमंडी रवैया बहुत खींच पैदा करने वाला था। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, शिवम ने जितना हो सके विनम्रता से कहा। चंदू हैरान रह गया। उसने अपने कान खुजाए, जैसे उसे यकीन न हो कि उसने क्या सुना। शिवम, क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर चंदू का शिष्य बनना तुम्हारे लिए जबरदस्त मौका है, सुरेश ने कुछ उत्साह से कहा। शिवम ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोला, आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिवम के शब्द सुनते ही सब सन रह गए। चंदू ने थोड़े नाराजगी के साथ कहा, नौजवान, ज्यादा घमंड मत करो। क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग आंतरिक शक्ति के शिखर पर अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पाते? शिवम ने चंदू की ओर देखा और बोला, मैं वाकई 30 साल का हूं, लेकिन मैंने साधना की राह पर कदम रखे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। और आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स की बात, वो तो मेरे लिए जिक्र करने लायक भी नहीं है। हालांकि शिवम की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये बिजली की तरह कड़क थी। बस बढ़िया चढ़िया बातें करो। चंदू को हंसी आ गई। मैंने आधी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, लेकिन मैं अभी सिर्फ आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स के शिखर पर हूं। तुम्हें उस स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। चंदू को जाहिर तौर पर शिवम की बातों पर यकीन नहीं था। शिवम ने चंदू को समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर सुरेश, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं। ये कहकर शिवम रेस्तरां से बाहर निकल गया। सुरेश जल्दी से उसके पीछे गया और विनम्रता से बोला, शिवम, कृपया बुरा न मानो। मिस्टर चंदू की उम्र ज्यादा है, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा वह बहुत काबिल भी हैं। मैं जानता हूं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। शिवम ने सिर हिलाया। इसके बाद शिवम ने सुरेश को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। शिवम को इन लोगों पर सांस बर्बाद करने का मन नहीं था। अब सबसे जरूरी चीज थी वाटर ड्रैगन गुफा। अगर वाटर ड्रैगन गुफा के नीचे वाकई कुछ था तो शिवम को यकीन था कि वह आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच सकता था। शिवम के जाने के बाद सुरेश भी खाने की मेज पर लौट आया। कमरे में हर कोई शिवम को कोस रहा था। मिस्टर सुरेश, शिवम कुछ ज्यादा ही घमंडी है, किसी ने कहा। सुरेश ने हाथ हिलाया और बोला, शिवम के पीछे राठौर परिवार है, उसे घमंड करने का हक है। हाँ, कितने ही अमीरों के बच्चे आधे रास्ते में असफल हो गए।
इस रवैये के साथ वह जल्दी ही मुसीबत में फंस जाएगा। देखते रहो, चंदू ने ठंडे लहजे में तंज कसा। सुरेश मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, लेकिन सुरेश को उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। थोड़ा सोचने के बाद सुरेश ने अपने एक माथात को बुलाया। मेरे ऑफिस जाओ और वह घड़ी शिवम को दे दो, साथ ही मेरी ओर से माफी मांगना, सुरेश ने निर्देश दिया। जी। माथात ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। ... शिवम के जाने के बाद वह पहले होटल लौटा। होटल में जुनैद पहले ही जाग चुका था। वह चिंता से खिड़की के बाहर देख रहा था। जब तक शिवम नहीं लौटा तब तक जुनैद ने राहत की सांस ली। मिस्टर शिवम, सब ठीक है? जुनैद ने चिंतित होकर पूछा। शिवम ने अपने हाथ में जड़ी बूटियां और कॉन्ट्रैक्ट लहराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? वाह मिस्टर शिवम, तुम कमाल हो, जुनैद ने शिवम को अंगूठा दिखाते हुए कहा। शायद तुम उदयपुर में पहले शख्स हो जिसने अकेले सैनी परिवार को हराया। शिवम को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि अगर यान रुक्षु को पता चले तो वह जरूर उसके लिए खुश होगी। सामान बांधो, हम चल रहे हैं, शिवम ने जुनैद से कहा। जुनैद ने जल्दी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वाटर ड्रैगन गुफा, शिवम ने कहा। वाटर ड्रैगन गुफा के रहस्यों ने शिवम को उत्सुक कर रखा था। वह इसका पता लगाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उन्हें दरवाजे पर एक सूट पहने हुए नौजवान खड़ा दिखा। मिस्टर शिवम, प्रेसिडेंट सुरेश ने मुझे भेजा है, वह नौजवान विनम्रता से बोला। सुरेश, शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? उस नौजवान ने जल्दी से एक गिफ्ट बॉक्स शिवम को थमाया और बोला, प्रेसिडेंट सुरेश ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। उनके पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए उन्होंने मुझे उनकी ओर से माफी मांगने को कहा। शिवम ने गिफ्ट बॉक्स खोला और उसमें से एक घड़ी निकाली। ये घड़ी बहुत शानदार थी और जाहिर तौर पर महंगी थी। ठीक है, मेरी ओर से मिस्टर सुरेश का शुक्रिया कहना, शिवम ने सिर हिलाया। उस नौजवान को विदा करने के बाद शिवम और जुनैद वहां से निकल गए। जल्द ही शिवम और जुनैद वाटर ड्रैगन गुफा पहुंच गए। उस समय वाटर ड्रैगन गुफा पर्यटकों से भरी हुई थी। वे गर्म पानी के झरने में डुबकी लगा रहे थे और बहुत खुश दिख रहे थे। मिस्टर शिवम, क्या हमें किंग रेन को सूचित करना चाहिए? जुनैद ने पूछा। शिवम ने चारों ओर देखा और बोला, नहीं, जरूरत नहीं। मैं राज जैसा बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ। कई पर्यटक दूर दूर से आए थे, उन्हें सिर्फ इसलिए भगाना थोड़ा क्रूर लगता था। फिर शिवम वाटर ड्रैगन गुफा के पास गया। गहरी सांस लेकर वह वाटर ड्रैगन गुफा में कूद गया। यहाँ का गर्म झरना बहुत उथला था, लेकिन अगर आगे तैरते तो पानी बहुत गहरा हो जाता था। शिवम गहरे पानी में गया। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा छोड़ी और वाटर ड्रैगन गुफा में कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे 1 घंटे तक पूरी गुफा की खोजबीन करने के बाद शिवम को कुछ नहीं मिला। और भी हैरानी की बात थी कि वाटर ड्रैगन गुफा के हर हिस्से में आध्यात्मिक ऊर्जा की घनत्व लगभग एक जैसी थी। ये बात शिवम को समझ नहीं आई। अगर पानी के नीचे कुछ छिपा होता तो आंतरिक ऊर्जा का घनत्व जरूर अलग होता। अजीब। शिवम पानी से बाहर निकला। वह पानी के किनारे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। पानी में नहाते हुए लोगों को देखकर शिवम ने अचानक अपने सिर पर थपकी दी और उसकी आंखें चमक उठीं। समझ गया। शिवम कुछ हैरानी के साथ खड़ा हो गया। वाटर ड्रैगन गुफा में लगभग सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक जैसी थी और पानी में नहाने वाले हर शख्स को बहुत मजा आ रहा था। यहाँ तक कि जब शिवम ने अभी पानी में प्रवेश किया था तो उसे भी बहुत गर्माहट महसूस हुई थी। ये शायद एक ऊर्जा संग्रहण संरचना है, शिवम ने मन ही मन सोचा। एक प्राकृतिक ऊर्जा संग्रहण संरचना ने आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को यहाँ इकट्ठा कर लिया था। यही वजह थी कि वाटर ड्रैगन गुफा हमेशा बनी रहती थी। ये सोचकर शिवम फिर से पानी में कूद गया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने शरीर के रोमछिद्र खोले और पानी में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने की कोशिश की। जल्द ही शिवम ने महसूस किया कि आसपास का पानी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके शरीर को छूने के बाद ये तेजी से चारों ओर फैल गया। बिल्कुल वही। शिवम बहुत खुश हुआ। ये वाकई एक प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा संरचना थी। अगर वह पानी में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेता तो आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। ये सोचकर शिवम ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर के सारे रोमछिद्र खोलकर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। पल भर में सारा पानी शिवम की ओर बहने लगा। शिवम को छूने के बाद ये तेजी से बिखर गया। जैसे ही पानी शिवम को छूता उसमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह गायब हो जाती और शिवम के शरीर में चली जाती। जल्द ही शिवम के आसपास एक छोटा सा भंवर बन गया। भीड़ हैरानी से भरी नजरों के साथ उसकी ओर देखने लगी, लेकिन शिवम पूरी तरह से दुनिया से कट गया था और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से सोख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वाटर ड्रैगन गुफा में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। वाटर ड्रैगन गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व शिवम की कल्पना से कहीं ज्यादा था।
वाटर ड्रैगन गुफा में जमा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत सालों से इकट्ठी हो रही थी, लेकिन अब ये सारी एक सांस में शिवम के शरीर में समा गई। समय दोपहर से शाम तक बीत गया और वाटर ड्रैगन गुफा के पर्यटक धीरे धीरे चले गए। अंधेरे में शिवम के शरीर पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। बस सुबह 2 बजे शिवम के शरीर से अचानक रोशनी की लहरें निकलीं। पल भर में शिवम की कोशिकाएं मानो बदल गई थीं, यहाँ तक कि उसकी त्वचा इस पल में चिकनी और साफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। बगल में खड़ा जुनैद हैरान रह गया। ये प्रक्रिया पूरे आधे घंटे तक चली। इस दौरान शिवम का कोई रिएक्शन नहीं था। धम्म, आधे घंटे बाद शिवम के शरीर से अचानक काली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। शिवम ने भी उसी पल अपना मुंह खोला और काली आंतरिक ऊर्जा की लहरें उगल दीं। यह आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई और वाटर ड्रैगन गुफा में एक संतुलित नौजवान शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी, न कोई दुख था न खुशी। उसके शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से निखरी हुई थीं। मिस्टर शिवम, जुनैद ने हिचकते हुए पुकारा। शिवम ने धीरे से जुनैद की ओर देखा। मैं आखिरकार आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गया। शिवम ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे लगा जैसे उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति फटने को तैयार थी। आत्मा मंडल की तुलना में आध्यात्मिक मंडल में उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और शिवम का मानसिक स्तर भी इस पल में पूरी तरह बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक देवता हो जो दुनिया को ऊपर से देख रहा हो। मिस्टर शिवम, तुम ठीक हो? जुनैद ने कुछ चिंता के साथ कहा। शिवम पानी से बाहर निकला। हल्का सा झटका देने पर उसके शरीर का पानी तुरंत भाप बनकर उड़ गया। मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत अच्छा हूँ। शिवम के मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी। ये ताकत शिवम की कल्पना से परे थी। अगर वह अब राज से फिर मिलता तो शिवम उसे आसानी से हरा सकता था। चंदू, ताओशान, ये तो जिक्र करने लायक भी नहीं है, शिवम ने धीरे से कहा। आत्मा मंडल के शिखर पर भी शिवम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। अब जब वह आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच गया था, वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। शिवम ने एक पानी की बूंद उठाई और फिर उसे धीरे से आगे उछाला। बैंग! पानी की बूंद आध्यात्मिक शक्ति से लिपटी थी और गोली की तरह छूटी। पास की पहाड़ी चट्टान में तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। चलो, शिवम ने हैरान जुनैद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जुनैद ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया और शिवम के पीछे पीछे वाटर ड्रैगन गुफा से बाहर निकल गया। उस रात शिवम बहुत गहरी नींद सोया। ये स्थिर और शांतिपूर्ण एहसास शिवम के लिए बहुत सुखद था। वह अगले दिन दोपहर तक सोता रहा। जब शिवम जागा तो दोपहर के 3 बज चुके थे। जागते ही शिवम ने अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल्स देखे। ये सभी सुरेश के थे। शिवम ने उसे वापस कॉल किया और पूछा, मिस्टर सुरेश, क्या बात है? सुरेश ने फोन पर विनम्रता से कहा, मिस्टर शिवम, क्या तुम आज रात फ्री हो? मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है, शिवम ने बिना कुछ पूछे हामी भर दी। पहली वजह यह थी कि वह उसका एहसानमंद था। दूसरी वजह थी शिवम का अंदर से भरा हुआ जबरदस्त आत्मविश्वास। दूसरे छोर पर सुरेश थोड़ा हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात लेने आऊंगा। शाम को सुरेश की लैंड रोवर नीचे रुकी। शिवम को देखते ही सुरेश ने गर्मजोशी से कहा, मिस्टर शिवम, फिर मिले। शिवम ने सिर हिलाया। गाड़ी में बैठने के बाद शिवम ने बेफिक्री से पूछा, मिस्टर सुरेश, तुम्हें मेरी मदद किस लिए चाहिए? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शिवम, तुम भी जानते हो कि मैंने अपना करियर कैसे शुरू किया। इन सालों में मैंने कई लोगों को नाराज किया है। मेरा एक दुश्मन था जिसे मैंने उदयपुर से भगा दिया था। सुना है वह हाल ही में वापस आया है, तो मैं आज रात उससे मिलने जा रहा हूँ। शिवम तुरंत समझ गया। शायद यही वजह थी कि सुरेश ने अपने चमचों पर इतना पैसा खर्च किया था। सुना है कि वह पिछले कुछ सालों से विदेश में किसी के अधीन प्रशिक्षण ले रहा था और उसने बहुत सारी स्किल सीखी हैं। सावधानी के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, सुरेश ने कहा। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। शिवम अभी अभी आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचा था, तो ये सही समय था किसी के साथ प्रैक्टिस करने का। तुम मुझे निराश मत करना, शिवम ने बेफिक्री से कहा। सुरेश ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। दरअसल उसने शिवम को उसकी स्किल्स की वजह से नहीं बुलाया था। वह चाहता था कि राठौर परिवार, जो शिवम का समर्थन करता था, जरूरत पड़ने पर मदद करे। अगर उसे वाकई बेहतरीन युद्ध कौशल वाला कोई चाहिए था तो चंदू ही काफी था। जल्द ही समूह एक अपेक्षाकृत सुनसान रेस्तरां पहुंचा। रेस्तरां में प्रवेश करते ही शिवम ने देखा कि उस दिन के सभी लोग वहां थे, लेकिन चंदू अभी भी पहले की तरह घमंडी था। ये यहाँ भी क्यों है? चंदू ने शिवम को देखकर थोड़ा नाराजगी जताई। सुरेश ने जल्दी से समझाया, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। चंदू ने हल्का सा तंज कसा और बोला, मैं अकेला ही काफी हूँ, किसी और की मदद की जरूरत नहीं। पिछली मुलाकात के बाद से चंदू शिवम से नाराज था। अब फिर से मिलने पर चंदू जाहिर तौर पर खुश नहीं था। खुशकिस्मती से शिवम का मानसिक स्तर पहले ही बहुत बदल चुका था।
उसकी नजरों में चंदू का कोई मोल नहीं था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। मिस्टर शिवम, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे, सुरेश ने समझाया। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं। शिवम को मन ही मन अफसोस हुआ, इन अमीर लोगों के लिए अपने चमचों को पालना कितना थकाऊ होता होगा, क्योंकि जिसके पास थोड़ी सी भी काबिलियत होती वह दूसरों के सामने झुकना पसंद नहीं करता, जिससे उनके आदेश मानना मुश्किल हो जाता। जैसा कि चंदू अभी था, खुद में काबिलियत होना ही बेहतर है। शिवम ने मन में सोचा। सब लोग ज्यादा टेंशन मत लो, शायद आज कुछ होगा ही नहीं। सुरेश ने हाथ हिलाकर सबको तसल्ली दी। चंदू जोर से हंसा और बोला, टेंशन? मिस्टर सुरेश, उत्साह के अलावा मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा। सच में? मिस्टर चंदू के रहते हमें कोई टेंशन नहीं, बाकी लोग मुस्कुराते हुए बोले। बाकी लोगों की चापलूसी ने चंदू को और घमंडी बना दिया। शिवम को दिखाने के लिए उसने जानबूझकर शिवम की ओर देखा। बदकिस्मती से शिवम वहां आंखें बंद करके बैठा था, पूरी तरह बेमेल लग रहा था। हम दिखावटी, चंदू ने ठंडे लहजे में तंज कसा। तभी दरवाजा अचानक खुला। दरवाजा खुलते ही दो आदमी जो चंदू की उम्र के आसपास थे अंदर आए। उनके कमरे में कदम रखते ही शिवम ने तुरंत अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि इन दोनों की आंतरिक ऊर्जा बहुत ताकतवर थी और वे निश्चित रूप से चंदू के स्तर से ऊपर थे। सुरेश, बहुत समय बाद मिले। एक आदमी जिसके चेहरे पर निशान था ने ठंडे लहजे में सुरेश की ओर देखा और कहा। इस आदमी के सामने सुरेश का चेहरा थोड़ा अजीब और डरा हुआ लग रहा था। चेहरे पर निशान वाला आदमी सुरेश के सामने बैठ गया। उसने भीड़ की ओर देखा और तंज कसते हुए बोला, ये सब तुमने मेरे खिलाफ भेजे हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं। जब उन्हें पता चला कि मुझे कुछ काम है तो वे मदद के लिए आए। सुरेश ने जानबूझकर अपने मौजूदा कनेक्शंस दिखाने की कोशिश की। चेहरे पर निशान वाले आदमी ने तंज कसते हुए कहा, सुरेश, तुम वही पुराने वाले हो। अभी भी लोगों पर तंज कसने की आदत है। सुरेश ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। वह सीधे मुद्दे पर आया और बोला, इस बार तुम उदयपुर क्यों लौटे? साफ साफ कहो। हा। चेहरे पर निशान वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। मैं उदयपुर दो चीजों के लिए लौटा हूँ। पहला, जो मेरा है उसे वापस लेने। दूसरा, तुम्हें मारने। उसके इन कुछ शब्दों ने माहौल को तुरंत तनावपूर्ण कर दिया। सुरेश का चेहरा भी थोड़ा खराब हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब वो जमाना नहीं रहा जब चीजें हिंसा से सुलझती थीं। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मोटी रकम देता हूं और हम अपने पुराने झगड़े भूल जाते हैं। झगड़े भूल जाएं? चेहरे पर निशान वाले आदमी की चेहरे की मांसपेशियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह गुस्से से चिल्लाया, जिस पल तुमने मेरे चेहरे पर यह निशान छोड़ा, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन 5 सालों में विदेश में कैसी जिंदगी जी है? सुरेश का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। उसने चेहरे पर निशान वाले आदमी को ठंडे लहजे में देखा और बोला, तो इसका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल नहीं निकलेगा? शांतिपूर्ण तरीका चाहिए? ठीक है। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला, पहले मुझे अपने चेहरे पर एक चाकू मारने दो, फिर जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। शायद मैं दया दिखाऊं और तुम्हें उदयपुर से निकलने दूं। चेहरे पर निशान वाला आदमी ने व्यंग्य से कहा। इसके बाद उसने रुककर कहा, जैसे तुमने उस वक्त मेरे साथ किया था। हा। तभी चंदू बोल पड़ा। उसने चेहरे पर निशान वाले आदमी को देखा और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की बातचीत से मुझे कुछ समझ आया। उस वक्त मिस्टर सुरेश ने दया दिखाई और तुम्हारी जान बख्शी। तुम्हें यह एहसान याद रखना चाहिए था, न कि वापस आकर काटने वाले कुत्ते की तरह व्यवहार करना, चंदू ने उदासीनता से कहा। चेहरे पर निशान वाले आदमी ने चंदू को ठंडे लहजे में देखा और बोला, तुम कौन हो? यहाँ बोलने का हक तुम्हें है। ये है चंदू, मिस्टर सुरेश के टॉप चमचे। बगल में किसी ने जोर से चिल्लाया। चंदू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए गर्व भरे चेहरे के साथ खड़ा रहा। बकवास, मिस्टर चंदू, कभी सुना नहीं। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला। सुरेश, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं बचा? तुमने ऐसा बूढ़ा ढूंढ लिया जो तुम्हारे लिए लड़े? चेहरे पर निशान वाले आदमी का चेहरा व्यंग्य से भरा था। सुरेश के कुछ कहने से पहले चंदू गुस्से से भड़क गया और मेज पर जोर से थप्पड़ मार दिया। तू पागल, बहुत घमंडी हो रहा है। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझमें? चंदू ने गुस्से से डांटते हुए कहा। मैं आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स का 9वां स्तर हूँ और आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर रियल्म से बस एक कदम दूर हूँ। तू अनजान पागल। चंदू ने अपनी पीठ पीछे हाथ रखे और बड़ा बनकर बोला। ये सुनकर चेहरे पर निशान वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स का 9वां स्तर और इतना घमंड? जब बिल्ली नहीं होती तो चूहे नाचते हैं। चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में बोला। चंदू और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और तुरंत चेहरे पर निशान वाले आदमी की ओर झपटा। आज मैं इस पागल को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। चंदू ने सिर उठाकर चिल्लाया।
हालांकि चंदू की उम्र काफी थी, उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी ताकत और भी हैरान करने वाली थी। उसका मुक्का अभी उस आदमी को छू भी नहीं पाया था कि मुक्के की रफ्तार से हवा में तूफान उठ गया। वाकई मिस्टर चंदू, किसी ने हैरानी से चिल्लाया। यह मुक्का जरूर नतीजा तय कर देगा। सब एक एक करके चिल्लाए और उनके चेहरे चंदू की ताकत से हैरानी से भरे थे। लेकिन चंदू का मुक्का चेहरे पर निशान वाले आदमी को छूने से पहले ही उसका शरीर हवा में उड़ गया। भीड़ को ये भी नहीं दिखा कि क्या हुआ और चंदू पहले ही जमीन पर गिरकर खून उगल रहा था। आंतरिक शक्ति का रिलीज इतने स्तर तक पहुंच सकता है, ये तो यकीन नहीं होता। शिवम ने मन ही मन सोचा। दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। सबने सांस रोक ली। वह वाकई एक माहिर है। मैं, चंदू, हार मानता हूँ। स्थिति खराब देखकर चंदू तुरंत जमीन पर गिर गया और उठने का इरादा भी नहीं दिखाया। तुम जैसे बूढ़ों को अब रिटायर हो जाना चाहिए, चेहरे पर निशान वाले आदमी ने तंज कसते हुए कहा। सुरेश दूसरी ओर डर से भरा हुआ था। उसने चिंता से चिल्लाया, मिस्टर चंदू। लेकिन चंदू पहले ही डर से कांप रहा था। सुरेश की पुकार सुनकर उसने न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। इससे सुरेश को निराशा हुई। उसने जल्दी से अपने आसपास के बाकी चमचों की ओर देखा और चिल्लाया, सब लोग कृपया मिलकर इसे रोकें। मैं, सुरेश, तुम सबको भारी इनाम दूंगा। लेकिन सबने सिर हिलाया और फुसफुसाए, मिस्टर सुरेश, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते। जब मिस्टर चंदू भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर हम अब गए तो क्या हम अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे होंगे? मिस्टर सुरेश, क्यों न तुम इस सज्जन के निर्देशों का पालन करो और जमीन पर घुटने टेककर माफी मांगो और अपने चेहरे पर चाकू मार लो। सबके शब्द सुनकर सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इन चमचों को पालने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया था, फिर भी नाजुक मौके पर वे ऐसे शब्द बोल रहे थे। चेहरे पर निशान वाला आदमी बगल में जोर से हंस रहा था। सुरेश, ये हैं तुम्हारे पाले हुए लोग। कितने बेकार। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला। सुरेश पहले से ही घबरा रहा था, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। हमारे बीच कोई पुराना झगड़ा नहीं है। उस वक्त मैंने तुम्हारी जान बख्शी थी। सुरेश ने पागलों की तरह चिल्लाया। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगा, इसलिए आज मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा, बशर्ते तुम घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो और उदयपुर से निकल जाओ। कैसे रहेगा? नामुमकिन, इस बारे में सोचो भी मत। सुरेश ने दांत पीसते हुए कहा। चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में बोला, तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये कहकर चेहरे पर निशान वाला आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये सुनकर सुरेश के चमचे तुरंत घबरा गए। वे चिंता से बोले, मिस्टर सुरेश, जल्दी से उससे माफी मांगो। हाँ, तुम हमें इसमें नहीं फंसा सकते। हम मरना नहीं चाहते। सुरेश, ज्यादा स्वार्थी मत बनो। उनकी चीखें सुनकर सुरेश और गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसते हुए अचानक चिल्लाया, मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर शिवम राठौर परिवार से हैं। अगर तुमने उन्हें छुआ तो राठौर परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। राठौर परिवार? चेहरे पर निशान वाले आदमी ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसने शिवम की ओर देखा और फिर तंज कसते हुए बोला, तुम मुझे डराना चाहते हो? जैसे कि राठौर परिवार के लोग तुम जैसे किसी के साथ रिश्ता रखेंगे। सुरेश ने चिल्लाया, चाहे यकीन करो या नहीं, वह राठौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी का सच्चा प्यार है। चेहरे पर निशान वाला आदमी और भी अविश्वास से भर गया। राठौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी को ऐसा शख्स पसंद आएगा? ये नामुमकिन था। हालांकि ऐसा था, फिर भी चेहरे पर निशान वाला आदमी यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने शिवम को गौर से देखा और बोला, तुम जा सकते हो। आज जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। सुरेश का चेहरा बदल गया। अगर ऐसा हुआ तो इस बार शिवम का कोई फायदा नहीं होगा। उसे डर था कि शिवम हामी भर देगा, इसलिए उसने घबराहट से शिवम की ओर देखा। दृश्य एक पल के लिए शांत हो गया। सबकी नजरें शिवम पर थीं। मुझे माफ करना, आखिरकार शिवम बोल पड़ा। वह धीरे से खड़ा हुआ और सिर हिलाया। मैंने मिस्टर सुरेश की मदद करने का वादा किया था, तो मैं नहीं जा सकता। मिस्टर शिवम। सुरेश इतना उत्साहित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नहीं सोचा था कि नाजुक मौके पर उसका साथ देने वाला शख्स शिवम होगा। चेहरे पर निशान वाले आदमी का चेहरा अंधेरा हो गया और वह ठंडे लहजे में बोला, नौजवान, इतना घमंड मत करो। भले ही तुम राठौर परिवार से हो, मैं तुम्हें मारकर विदेश भाग सकता हूँ। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मेरा राठौर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर शिवम, तुम? सुरेश अवाक रह गया। इस वक्त वह राठौर परिवार का नाम क्यों नहीं लाया? क्या वह पागल हो गया था? शिवम, क्या तुम्हें कुछ हो गया है? अगर तुम राठौर परिवार से नहीं हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? हमें तुम्हारी जरूरत थी क्या? बगल के लोग भी शिवम को कोसने लगे। चेहरे पर निशान वाला आदमी कुछ मजे लेते हुए बोला, सच में?
शिवम ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? हा, मुझे पता था। राठौर परिवार के लोग सुरेश जैसे किसी के साथ कैसे रिश्ता रख सकते हैं। चेहरे पर निशान वाला आदमी पूरी तरह निश्चिंत हो गया। वह सुरेश की ओर देखा और तंज कसते हुए बोला, कोई आखिरी शब्द जल्दी कहो। सुरेश पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने राठौर परिवार के नाम से चेहरे पर निशान वाले आदमी को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवम इस नाजुक मौके पर ऐसा कहेगा। मैं बदकिस्मत हूं कि तुम्हारे हाथों में फंस गया। सुरेश ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। सुरेश ने शांत दिखने की कोशिश की। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला, तो फिर मैं दया नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर चेहरे पर निशान वाला आदमी सुरेश की ओर झपटा। मिस्टर सुरेश, अगर तुम मुझे चंदू की 10% हिस्सेदारी देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तभी बगल में बैठे शिवम ने फिर से बोल दिया, मुझे बचाना। सुरेश ने सिर हिलाया। तुम मुझे कैसे बचाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि अब भी कोई तुम्हारे राठौर परिवार से रिश्ते पर यकीन करेगा? शिवम ने उदासीनता से कहा, मुझे राठौर परिवार पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। मुझे बस इसे हराना है। सब लोग हैरान रह गए। चेहरे पर निशान वाले आदमी को हराना, ये कैसे मुमकिन था? यहाँ तक कि चंदू भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया, फिर शिवम की क्या बिसात। मिस्टर शिवम, तुम जा सकते हो। सुरेश ने निराशा से हाथ हिलाया। सुरेश, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझ पर यकीन करना है या नहीं, ये तुम पर है। शिवम ने एक गिलास पानी डाला और उदासीनता से कहा। शिवम के शांत रवैये को देखकर सुरेश को थोड़ा संदेह हुआ। घमंडी नौजवान, मैं पहले सुरेश को मारूंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में चिल्लाया और सुरेश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सुरेश ने दांत पीस लिए। इस नाजुक मौके पर उसने अचानक चिल्लाया, मिस्टर शिवम, मैं तुम्हारा वादा मानता हूँ। उसके बोलते ही चेहरे पर निशान वाले आदमी का हाथ सुरेश के सामने पहुंच गया। इतनी करीबी दूरी पर, यहाँ तक कि शिवम भी समय पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ। शिवम ने अपने हाथ से पानी की बूंद पकड़ी और हल्के से उसे उछाला। बैंग! चेहरे पर निशान वाले आदमी का हाथ झटके से हट गया। उसके हाथ से खून की एक धार बह निकली। शिवम की इस चाल ने सबको हैरान कर दिया। ये क्या था? पानी की बूंद से सुरेश को बचाना। सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने पागलों की तरह चिल्लाया, मिस्टर शिवम, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शिवम धीरे से खड़ा हुआ। उसने सुरेश की ओर देखा और उदासीनता से बोला, 10% हिस्सेदारी देना मत भूलना। बिल्कुल, बिल्कुल। सुरेश ने पागलों की तरह सिर हिलाया। थोड़ी दूर पर चेहरे पर निशान वाला आदमी अपने हाथ का खून पोंछते हुए आंखें सिकोड़कर बोला, पानी की बूंद को आंतरिक शक्ति से लपेटना। अच्छी चाल। मुझे नहीं पता था कि उदयपुर में ऐसा माहिर है। शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो। यह आंतरिक शक्ति बिल्कुल नहीं थी। आंतरिक शक्ति नहीं, फिर क्या था? चेहरे पर निशान वाले आदमी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, शिवम ने हंसते हुए कहा। चेहरे पर निशान वाले आदमी का चेहरा और सख्त हो गया। उसने ठंडे लहजे में तंज कसा, इस चाल से तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर चेहरे पर निशान वाले आदमी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया और उसे अधिकतम तक बढ़ा दिया। एक भयानक आभा ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। एक तीव्र दबाव ने सबके चेहरों के रंग बदल दिए। यहाँ तक कि मेज पर रखा गिलास भी तुरंत चटक गया। आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर, वह वाकई आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर है। किसी ने जोर से चिल्लाया। आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर से नीचे वाले सब चींटियां हैं। ये तो बिल्कुल अलौकिक है। चेहरे पर निशान वाले आदमी की ताकत देखकर सबके चेहरों पर नई उम्मीद फिर से बुझ गई। तुम वाकई आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर हो। सुरेश को और भी निराशा हुई। पूरे उदयपुर में आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर्स की संख्या बहुत कम थी। एक आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर जहां भी जाता वह नाम कमा लेता। सच बताऊं, मुझे अब पैसे की कमी नहीं है। इस बार मैं वापस सिर्फ बदला लेने आया हूँ। चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में बोला। ऐसी ताकत के साथ उसे उदयपुर लौटने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर जहां भी जाता उसे बहुत सम्मान मिलता। वह या तो किसी बड़े रईस परिवार द्वारा पाला जाता, या विदेशी गुट में छोटा लीडर बन जाता, या फिर किसी इलाके पर राज करता। इससे सुरेश को बहुत निराशा हुई। उसने शिवम की ओर याचना भरी नजरों से देखा। अगर तुम इस संकट से मुझे निकाल सको तो मैं पटीदार परिवार के कारोबार की 20% हिस्सेदारी तुम्हें देने को तैयार हूँ। सुरेश ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, सच में? बिल्कुल, सुरेश ने चिंता से कहा। जान की तुलना में पैसा कुछ भी नहीं था। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। थोड़ी दूर पर चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में तंज कसते हुए बोला, तुम वाकई मूर्ख हो। तुम्हें पता है कि मैं आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर हूँ, फिर भी तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। शिवम हंसा।
क्या करूं, मिस्टर सुरेश बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसे ठुकराना मुश्किल है, और मुझे भी आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर की काबिलियत देखने का मन है, शिवम ने उदासीनता से कहा। ठीक है, जब ऐसा है तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। चेहरे पर निशान वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया और उसका शरीर अचानक रोशनी की किरणों से चमक उठा। ये किरणें चेहरे पर निशान वाले आदमी को पूरी तरह लपेटे हुए थीं। राज की तुलना में उसकी तकनीकें कहीं ज्यादा प्रभावशाली थीं। शिवम ने ठंडे लहजे में तंज कसा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चेहरे पर निशान वाले आदमी की ओर झपटा। धम्म, शिवम का मुक्का चेहरे पर निशान वाले आदमी के शरीर पर जोर से लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि चेहरे पर निशान वाला आदमी को जरा भी दर्द नहीं हुआ। हा, चेहरे पर निशान वाला आदमी सिर उठाकर जोर से हंसा। तुम्हारी मामूली काबिलियत के साथ तुम इतना घमंड करने की हिम्मत करते हो? चेहरे पर निशान वाला आदमी ठंडे लहजे में बोला। शिवम ने अपना मुक्का देखा और धीरे से बुदबुदाया, आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर वाकई खास है, लेकिन तुम बस ठीक ठाक हो। शिवम को तथाकथित आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार शिवम ने पहले ही यान जियांग जैसे महान आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर से मुकाबला किया था, और अभी का वह मुक्का बस उसे आजमाने के लिए था। अपनी चाल दिखाओ, वरना मुझे डर है कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, शिवम ने कहा। चेहरे पर निशान वाला आदमी तंज कसते हुए बोला, तुम मेरे अब तक देखे सबसे घमंडी शख्स हो। भले ही मैं हाल ही में आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर बना हूं, लेकिन आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स और आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर के बीच की खाई ऐसी है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। तुम बहुत बकवास करते हो। चेहरे पर निशान वाला आदमी तुरंत गुस्से से चिल्लाया, तू मौत को बुला रहा है। ये कहकर चेहरे पर निशान वाला आदमी तुरंत शिवम की ओर झपटा। उसका मुक्का सफेद रोशनी से चमक रहा था, जैसे सारी आंतरिक शक्ति इस बिंदु पर इकट्ठी हो गई हो। यह मुक्का देखकर सबके चेहरे का रंग बदल गया। जमीन पर लेटा चंदू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना शरीर इधर उधर कर लिया, डरते हुए कि कहीं वह इसमें फंस न जाए। लेकिन शिवम ने टाला नहीं। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे उसका सामना किया। क्लैंग, एक ऐसी आवाज आई जैसे स्टील आपस में टकराया हो। इस मौके के साथ चेहरे पर निशान वाला आदमी 3 कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर शिवम पूरी तरह शांत था। बस इतना, शिवम ने तंज कसते हुए कहा। चेहरे पर निशान वाले आदमी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और ठंडे लहजे में बोला, क्या ताकत है? मुझे इसमें और दिलचस्पी हो रही है। तुमने मुझे थोड़ा निराश किया। शिवम ने सिर हिलाया। चेहरे पर निशान वाले आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमारे साथ शामिल होने दे सकता हूँ, और तुम्हारा ओहदा कम नहीं होगा, साथ ही तुम्हें भारी रकम भी मिलेगी। उसके बोलते ही सबके चेहरों का रंग फिर से बदल गया। ये चेहरे पर निशान वाला आदमी वाकई शिवम को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा हम तुम्हें तरह तरह के संसाधन, जड़ी बूटियां, शीर्ष दर्जे की गोलियां और यहाँ तक कि विरासत में मिली साधना तकनीकें भी देंगे। चेहरे पर निशान वाला आदमी ने लालच देना जारी रखा। तुम्हें पता है कि ये सारी चीजें बहुत दुर्लभ और पवित्र हैं। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, तुम्हारा ऑफर वाकई बहुत लुभावना है। चेहरे पर निशान वाला आदमी खुश हो गया और जल्दी से मौके का फायदा उठाते हुए बोला, कैसा रहेगा? हमारे साथ शामिल होने से तुम्हारा भविष्य उदयपुर में रहने से कहीं बेहतर होगा। मिस्टर शिवम। थोड़ी दूर पर खड़ा सुरेश अचानक घबरा गया। अगर शिवम मान गया तो सुरेश का आज काम तमाम हो जाता। मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम आज अपने साथ कोई खजाना लाए हो? शिवम ने पूछा। चेहरे पर निशान वाला आदमी और उत्साहित हो गया। वह जोर से हंसा और बोला, तुम वाकई चतुर हो। मेरे पास यहाँ 100 साल पुरानी जड़ी बूटी है। अगर तुम हमारे साथ शामिल होने को तैयार हो तो मैं इसे तुम्हें स्वागत उपहार के रूप में दे सकता हूँ। 100 साल पुरानी जड़ी बूटी। लगता है तुम्हारा संगठन बहुत अमीर है। शिवम ने आह भरी। चेहरे पर निशान वाला आदमी कुछ गर्व के साथ बोला, बिल्कुल। अगर तुम हमारे साथ शामिल हो तो ये कुछ भी नहीं है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। सुरेश शिवम को घूर रहा था। वह इतना घबराया हुआ था कि पसीने पसीने हो रहा था। कैसा रहेगा? चेहरे पर निशान वाला आदमी ने फिर से पूछा। शिवम ने आह भरी। तुम्हारा ऑफर वाकई बहुत लुभावना है, लेकिन अफसोस, मुझे विदेशी संगठनों में कभी दिलचस्पी नहीं रही, और न ही मैं तुम जैसे भगोड़े की तरह जीना चाहता हूं, तो मुझे मना करना होगा। ये सुनकर सुरेश ने तुरंत राहत की सांस ली। चेहरे पर निशान वाला आदमी बहुत गुस्से में आ गया। उसने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला, तुम बहुत मूर्ख हो। अगर तुमने मुझे ठुकराया तो तुम हमारे पूरे संगठन को नाराज कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? शिवम ने तंज कसते हुए कहा। इसने चेहरे पर निशान वाले आदमी को पूरी तरह भड़का दिया। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो?
जब तुम इतने नाशुक्रे हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। ये कहकर चेहरे पर निशान वाला आदमी फिर से शिवम की ओर झपटा। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन शिवम उससे भी तेज था। पलक झपकते ही शिवम ने उस पर 10 से ज्यादा मुक्के मार दिए, और चेहरे पर निशान वाला आदमी शिवम को छू भी नहीं पाया। तुम्हारी गति वाकई तेज है, चेहरे पर निशान वाला आदमी अपनी आंखें सिकोड़कर बोला। अफसोस, तुम मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरा शरीर आंतरिक शक्ति से लिपटा हुआ है और मैं सामान्य गोलियों का भी मुकाबला कर सकता हूं। तुम मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते तो मुझे कैसे हरा सकते हो? चेहरे पर निशान वाला आदमी सिर उठाकर जोर से हंसने लगा, लेकिन बहुत जल्द उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर डर छा गया। कौन कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें मौत से बचा सकती है? शिवम की आवाज चेहरे पर निशान वाले आदमी के कानों में गूंजी। शिवम ने चेहरे पर निशान वाले आदमी की छाती पर एक मुक्का मारा। क्रैक! चेहरे पर निशान वाले आदमी के शरीर को लपेटी हुई आंतरिक शक्ति ने एक तेज आवाज की। अगले ही पल वह अंडे के छिलके की तरह टूट गई। ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? चेहरे पर निशान वाले आदमी की आंखें फैल गईं और उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, खुद को ज्यादा तवज्जो मत दो, विदेश में छिपकर नहीं रह सकते। ये कहकर शिवम ने एक और मुक्का मारा। इस मुक्के ने चेहरे पर निशान वाले आदमी की छाती को चकनाचूर कर दिया। उसकी पूरी छाती धंस गई और उसकी हड्डियां पूरी तरह टूट गईं। धम्म! चेहरे पर निशान वाला आदमी जमीन पर गिरा और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। ये कैसे मुमकिन है? चेहरे पर निशान वाला आदमी धीरे से बुदबुदाया। अपनी मौत तक वह ये नहीं समझ पाया कि शिवम के मुक्के में इतनी ताकत क्यों थी। चेहरे पर निशान वाला आदमी जमीन पर गिरा और फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोल सका। उसकी छाती में खून से भरा हुआ छेद बेहद डरावना लग रहा था। शिवम चेहरे पर निशान वाले आदमी के सामने खड़ा था और उसे जरा भी दया नहीं आई। शिवम को नहीं पता कब से, लेकिन अब उसे डर महसूस नहीं होता था। वह झुका और चेहरे पर निशान वाले आदमी के शरीर को टटोला। जैसा कि उम्मीद थी, उस पर वाकई 100 साल पुरानी जड़ी बूटी छिपी थी। लगता है उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, शिवम ने धीरे से कहा। फिर शिवम ने चेहरे पर निशान वाले आदमी के अनुयायी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसका बदला लेना चाहते हो? अनुयायी हैरान रह गया, फिर हैरानी से बोला, मेरा मतलब है, तुम मुझे जाने दे रहे हो? मिस्टर शिवम, तुम इसे नहीं छोड़ सकते। सुरेश ने जल्दी से चिल्लाया। अगर ये गया तो ये भविष्य में बदला लेने जरूर आएगा। शिवम ने उस अनुयायी को गौर से देखा, हाथ हिलाया और बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और बदले की बात मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। इस संगठन के पास ढेर सारी जड़ी बूटियां थीं और शिवम इन्हें गंवाना नहीं चाहता था। यह अनुयायी दांत पीसते हुए फिर जल्दी से खिड़की तोड़कर भाग गया। खांसी। तभी चंदू भी जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह अभी भी बड़े बनने की कोशिश में था और शिवम के सामने रौब से चलकर आया। शिवम, तुम इसे कैसे जाने दे सकते हो? अगर ये गया तो भविष्य में हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। चंदू ने जोर से डांटते हुए कहा। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में तंज कसा, अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो क्या इसे जाने देना तुम्हारी गलती है? चंदू ने जोर से डपकते हुए कहा। ऐसा करो, मैं इस जड़ी बूटी को माफी के तौर पर रख लेता हूँ। फिर चंदू ने शिवम के हाथ में मौजूद जड़ी बूटी की ओर देखा और बोला। शिवम को हंसी आ गई। उसने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन इतने बेशर्म नहीं। तुम्हें चाहिए? शिवम ने जड़ी बूटी को हिलाते हुए पूछा। चंदू ने अजीब ढंग से खांसा और बोला, देखते हुए कि तुम अपनी गलती मान रहे हो, मैं तुम्हें फिलहाल माफ करता हूँ। ये कहकर चंदू ने शिवम के हाथ से जड़ी बूटी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जल्द ही चंदू का चेहरा बदल गया। उसका हाथ अभी जड़ी बूटी को छू भी नहीं पाया था कि शिवम ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम सचमुच इसे लेने जा रहे हो? इतनी उम्र में भी बेशर्म और नाशुक्रे हो, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। चंदू के चेहरे पर घबराहट छा गई। वह जल्दी से बोला, शिवम, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? बड़ा? तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? ये कहकर शिवम ने हाथ हिलाया और चंदू के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चंदू का पूरा शरीर हवा में उड़ गया और दीवार से जा टकराया। दीवार तुरंत घनी दरारों से भर गई और चंदू खून उगलने लगा। तुम बेशर्म चीज! शिवम ने चंदू को ठंडे लहजे में देखा और कहा। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। कोई भी शिवम को दोष देने की हिम्मत नहीं कर सका। मिस्टर सुरेश, इस लड़के ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। चंदू ने मुश्किल से सुरेश की ओर देखते हुए शिकायत की। सुरेश ने तंज कसते हुए कहा, चंदू, तुम निकल लो। आज से तुम्हारा पटीदार परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चंदू का चेहरा बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द सुरेश के मुंह से निकले। जानकारी हो कि पहले सुरेश चंदू के प्रति बहुत सम्मान दिखाता था।
मिस्टर सुरेश, मिस्टर चंदू ने पटीदार परिवार के लिए इतने सालों तक मेहनत की, इसे ऐसे निकालना ठीक नहीं है। हाँ मिस्टर सुरेश, अगर ये गया तो हम भी रहने को तैयार नहीं होंगे। सबके शब्द सुनकर सुरेश जोर से हंस पड़ा। ठीक है, तो तुम सब निकल लो, आज से तुम सबका पटीदार परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इस बार सब लोग हैरान रह गए। मिस्टर सुरेश, मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ लोग झट से झुक गए, लेकिन सुरेश उनसे पहले ही पूरी तरह निराश हो चुका था और उन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहता था। मिस्टर शिवम, चलो। फिर सुरेश ने शिवम की ओर सम्मान से देखा। शिवम ने सिर हिलाया और दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद सुरेश ने आह भरी। मिस्टर शिवम, पहले मैंने तुम्हें कमाका था, आज से पटीदार परिवार तुम्हें विशिष्ट अतिथि की तरह मानेगा। बस मुझे पैसा दे दो। शिवम ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा, सुरेश ने जल्दी से कहा। गाड़ी ने जल्दी ही शिवम को होटल पहुंचा दिया। इस अनुभव के बाद शिवम को अपनी ताकत पर और ज्यादा भरोसा हो गया। आध्यात्मिक मंडल वाकई अपने नाम के लायक है, शिवम ने मन ही मन सोचा। मार्शल आर्ट्स के हिसाब से आध्यात्मिक मंडल का अभ्यासी ज्यादा से ज्यादा आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स के स्तर का माना जा सकता था, लेकिन तथाकथित आंतरिक शक्ति पास्ट मास्टर के सामने शिवम ने उसे आसानी से हरा दिया। आध्यात्मिक शक्ति वाकई ऐसी चीज थी जिसकी तुलना आंतरिक शक्ति से नहीं की जा सकती थी। अगले दिन शिवम जयपुर लौटने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे अभी सुरेश से कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। इसलिए शिवम ने जुनैद की ओर देखा और बोला, मेरे लिए एक गाड़ी खरीद लाओ, गाड़ी होने से ज्यादा सुविधा रहेगी। जुनैद हैरान रह गया और जल्दी से पूछा, ठीक है, तुम्हें कैसी गाड़ी चाहिए? मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये तुम पर है, शिवम ने कहा। जुनैद ने फिर पूछा, फिर कोई खास मांग? शिवम ने थोड़ा सोचा और बोला, इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और ये दिखने में सादा हो। बाकी चीजों पर शिवम ने विचार नहीं किया। आखिरकार शिवम अभी अकेला था। ठीक है, समझ गया। जुनैद ने सिर हिलाया। वह शिवम का बैंक कार्ड लेकर होटल से निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद नीचे से इंजन की दहाड़ सुनाई दी। जब शिवम नीचे गया तो उसने देखा कि एक काली ऑडी खड़ी थी। ये ऑडी 7 रुपए है, जो तेज है और सादा दिखती है, जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने गौर से देखा। गाड़ी वाकई सादा दिख रही थी। कितना खर्च हुआ? शिवम ने बेफिक्री से पूछा। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, कुल 2.1 करोड़। शिवम को यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दिखने में यह इतनी महंगी नहीं लग रही थी। इसके बाद शिवम ने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए चलाया और उसे ठीक लगा। रात को शिवम और जुनैद ने खाने के लिए एक जगह ढूंढी। खाने के दौरान शिवम ने बेफिक्री से न्यूज देखी। एक न्यूज हेडलाइन उसकी आंखों के सामने आई, विदेशी भगोड़ा हॉन क्वान कल उदयपुर में मारा गया। लिंक पर क्लिक करने पर उसे पता चला कि हॉन क्वान वही चेहरे पर निशान वाला आदमी था। न्यूज में शिवम की तारीफों के पुल बांधे गए थे, लेकिन उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई थी। इसके बजाय उसे रहस्यमयी हीरो कहा गया था। कितनी तेजी! शिवम ने सिर हिलाया। खाना खाने के बाद दोनों होटल लौटने को तैयार थे। तभी शिवम का फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर एक अनजान नंबर से था। हेलो, कौन है? शिवम ने फोन उठाया। मैं प्रिया हूँ, सुनीति की सहपाठी। तुम्हें याद है ना? दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आई। शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। क्या बात है? प्रिया ने जल्दी से कहा। सुनीति अपनी सहेलियों के साथ एक गेट टुगेदर में थी और उसकी सहेलियां उसे बाहर ले आईं। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? शिवम ने समय देखा। रात के 10 बज चुके थे। इतनी रात हो गई है, तुम स्कूल वापस क्यों नहीं गईं? बार में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये खतरनाक है? शिवम ने थोड़ा तल्खी भरे लहजे में कहा। अरे, वो लोग हमें यहाँ खींच लाए, हम मना नहीं कर पाए, प्रिया ने थोड़ा शिकायती अंदाज में कहा। बस हमारे साथ चलो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्रिया ने फोन पर मासूमियत भरे लहजे में कहा। हालांकि शिवम को गोयल परिवार के बारे में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुनीति अभी बहुत छोटी थी। शिवम वाकई उसकी खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे लोकेशन दो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं, शिवम ने कहा। प्रिया तुरंत खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा, हम अभी मिडनाइट के टीवी के कमरा नंबर 888 में हैं। समझ गया, शिवम ने जवाब दिया और फोन काट दिया। फिर शिवम ने जुनैद की ओर देखा और कहा, चलो मिडनाइट के टीवी चलते हैं। क्या मिस्टर शिवम, तुम भी मजे करने का मूड बना रहे हो? जुनैद ने मजाक में कहा। शिवम ने उसे हल्का सा लात मारी और आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो। गाड़ी तेजी से दौड़ी और इंजन की गड़गड़ाहट पूरी सड़क पर गूंज रही थी। जल्द ही दोनों मिडनाइट के टीवी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ऊपर जाने के बाद शिवम को पता चला कि कमरा 888 एक डीलक्स कमरा था और यहाँ खेलने वाले लोग बेहद अमीर थे। पूरी 8वीं मंजिल बाकी मंजिलों से अलग थी।
यहाँ के कमरे बहुत बड़े थे और वीआईपी से भरे हुए थे। शिवम और जुनैद सीधे कमरा नंबर 888 तक गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में कई युवा लड़के लड़कियां बेतहाशा नाच रहे थे। शिवम को देखते ही प्रिया जल्दी से दौड़कर उसके पास आए। सुनीति, जो वहां बैठकर शराब पी रही थी, ने नाराजगी से कहा, तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया? कितना बोरिंग है ये। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा जीजा है, वैसे भी रात को सुरक्षित नहीं है। इस समय सुनीति एक लड़के के साथ शराब पी रही थी। उस लड़के के बाल सुनहरे थे और उसने चटकीले कपड़े पहने थे। उसके डिजाइनर कपड़े उसकी अमीरजादे की पहचान बता रहे थे। शिवम ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर सीधे सुनीति के पास गया और कहा, रात हो गई है, वापस अपने हॉस्टल जाओ और सो जाओ। ये कहकर शिवम ने सुनीति को खींचा और वहां से ले जाने लगा। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जा रही। सुनीति स्पष्ट रूप से नशे में थी और उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। शिवम ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम एक जवान लड़की हो, आधी रात को घर नहीं जाओगी? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मैं नहीं जा रही। सुनीति ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इस समय सुनीति के पास खड़ा सुनहरा बालों वाला लड़का खड़ा हुआ और बोला, भाई तुम हो कौन? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो जाना नहीं चाहती? शिवम ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं उसका जीजा हूं। तुमने मेरी दीदी से तलाक ले लिया है, तुम अब मेरे जीजा नहीं हो। सुनीति ने नशे में चिल्लाकर कहा। सुनहरे बालों वाला लड़का तुरंत हंसा। उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, भाई तुमने सुना ना? सुनीति ने कहा कि तुम अब उसके जीजा नहीं हो, समझे? शिवम ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। उसे इन नौजवानों के स्तर तक उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए शिवम ने सुनीति की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम चल रही हो? नहीं, सुनीति ने बिना सोचे चिल्लाकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आ रही हो या नहीं। ये कहकर शिवम मुड़ा और जाने लगा। इस समय प्रिया ने जल्दी से शिवम को पीछे से खींच लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मत जाओ, अगर तुम चले गए तो हम दोनों आज रात मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं यहाँ तक आ गया, ये मेरे लिए बहुत है। वो खुद नहीं जाना चाहती, इसका मुझसे क्या मतलब? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। प्रिया ने शिवम का हाथ पकड़ा और दयनीय ढंग से कहा, वो बस नशे में है, तुम उसका बुरा मत मानो, और अगर तुम चले गए तो हम दोनों का सचमुच बुरा हाल हो जाएगा। शिवम ने कमरे की ओर देखा। विशाल कमरे में कुल 7-8 लड़के थे, जबकि सुनीति और प्रिया ही एकमात्र लड़कियां थीं। अगर इस समय वे चले गए तो पता नहीं क्या हो सकता था। शिवम ने थोड़ा सोचा, उसने समय देखा और कहा, ठीक है, फिर मैं तुम दोनों के लिए थोड़ी देर और रुकता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, प्रिया ने खुशी से चिल्लाकर कहा। फिर शिवम और जुनैद ने एक रैंडम सीट ढूंढी और बैठ गए। कमरे में हंगामा शिवम को थोड़ा परेशान कर रहा था। बेतहाशा नाच रहे युवा लोग शिवम और जुनैद के साथ एक तीखा कंट्रास्ट बना रहे थे। थोड़ी दूरी पर सुनहरे बालों वाला लड़का शिवम को नाराजगी से देख रहा था। कमबख्त, ये दोनों बेवकूफ यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरे रास्ते में आ रहे हैं, सुनहरे बालों वाले ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। सुनहरा बालों वाला एक लापरवाह अमीरजादा था, जिसने कई जवान लड़कियों को फंसाया था। आज रात उसने सुनीति और प्रिया को फुसलाकर सेक्स के लिए बाहर बुलाया था। जैसे ही सुनीति और प्रिया नशे में धुत हो जाएंगी, ये लड़के उन्हें होटल ले जाएंगे। भाई, क्या हम इसे सबक सिखाएं? इस समय नीले बालों वाला एक लड़का सुनहरे बालों वाले के कान के पास आया और बोला। सुनहरे बालों वाले ने भौहें चढ़ाईं और कहा, कैसे सबक सिखाएं? हम अभी जाकर इसे पीट नहीं सकते। भाई, क्या तुम भूल गए कि मेरा निकनेम वाइन गॉड है? क्यों न हम इसे ड्रिंकिंग गेम में चैलेंज करें और इसे नशे में धुत कर दें? नीले बालों वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनहरे बालों वाले ने उसकी ओर देखा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया और बोला, ठीक है, अगर तुम इसे नशे में धुत कर सकते हो तो तुम इन दोनों लड़कियों को पहले ले सकते हो। भाई, मुझ पर छोड़ दो, नीले बालों वाले ने अपनी छाती थपथपाकर कहा। इस समय शिवम सुनीति की ओर देख रहा था। सुनीति को कुछ लड़के जबरदस्ती शराब पिला रहे थे। उसकी चेतना पहले ही धूमिल हो रही थी, लेकिन शराब का एक गिलास फिर भी उसके गले में डाला जा रहा था। और मत पियो। शिवम ठंडे चेहरे के साथ सुनीति के सामने गया और शराब का गिलास छीन लिया। पास में खड़ा नीले बालों वाला लड़का इसे देखकर खुश हो गया। जब तुमने खुद हंगामा खड़ा किया तो अब मुझे दोष मत दो, नीले बालों वाले ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। फिर वो मुस्कुराते हुए शिवम के पास बैठा और बोला, मैं शराब पीने के लिए निकला हूं ताकि मजा कर सकूं। सुनीति ने तो नहीं कहा कि वो पीना बंद करना चाहती है। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्यों न तुम उसके लिए पियो? हाँ, सही कहा, तुम उसके लिए पियो, वरना चुप रहो। पास में खड़ा सुनहरा बालों वाला लड़का भी चिल्लाया। जुनैद ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। वह बस खड़ा होने और उसे डांटने वाला था कि शिवम ने उसे रोक लिया।
शिवम ने सुनहरे बालों वाले और नीले बालों वाले को देखा, फिर ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उतना ही पीना होगा जितना मैं पीऊँ। हिम्मत है। नीले बालों वाला सुनकर तुरंत खुश हो गया। क्या ये वही नहीं था जो वो चाहता था? इसलिए नीले बालों वाले ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक एक करके पिएंगे। अगर तुम मुझसे ज्यादा नहीं पी पाए तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, और अगर तुम मुझसे ज्यादा नहीं पी पाए? शिवम ने जवाब में पूछा। नीले बालों वाले ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, अगर मैं तुमसे ज्यादा नहीं पी पाया तो मैं जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। ठीक है, डील पक्की। शिवम ने सिर हिलाया। नीले बालों वाले ने तुरंत हाथ हिलाया और चिल्लाया, सारी शराब यहाँ लाओ। जल्द ही 10 बोतलें विदेशी शराब शिवम के सामने रख दी गईं। ये सारी शराब 43% अल्कोहल की हैं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जितना मैं पीऊं उतना ही तुम पियो। नीले बालों वाले ने 2 गिलास लिए और शिवम के सामने रख दिए। इस समय प्रिया जल्दी से शिवम के पास दौड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, शिवम, ये बहुत पी सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। शिवम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने नीले बालों वाले की ओर देखा और कहा, गिलास मत इस्तेमाल करो, हम बोतलों से पिएंगे। नीले बालों वाला स्तब्ध रह गया। फिर उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मजाक कर रहे हो? ये बियर नहीं है, बोतलों से। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? शिवम ने भौहें उठाकर कहा। क्यों नहीं होगी हिम्मत? नीले बालों वाले ने हंसते हुए कहा और 2 बोतलें शराब खोलीं। उसने एक बोतल शिवम को दी और दूसरी खुद रख ली। आओ, मैं देखता हूं कि तुम बोतल से कैसे पीते हो। नीले बालों वाले ने शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उसने शराब की बोतल खोली और उसे मुंह में डाल लिया। कुछ ही सेकंड में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। आसपास के लोग हैरान रह गए। नीले बालों वाले ने भी गला घोंटते हुए निगल लिया। वह सालों से नाइट क्लब में घूमता था, लेकिन उसने पहली बार किसी को इस तरह पीते देखा था। अब तुम्हारी बारी है। शिवम ने नीले बालों वाले की ओर देखा और बेपरवाही से मुस्कुराया। नीले बालों वाले ने हिम्मत जुटाई और शराब की बोतल खोली। फिर उसने शिवम की नकल की और मुंह खोलकर पीना शुरू किया। आधे मिनट बाद नीले बालों वाले ने आखिरकार पूरी बोतल पी ली। बोतल पीने के बाद नीले बालों वाले का चेहरा बिगड़ गया। हालांकि उसने सुनहरे बालों वाले के सामने डींग मारी थी, इसलिए वह हार नहीं मान सकता था। आओ और पियो, नीले बालों वाले ने मुंह पोंछते हुए चिल्लाया। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने शराब की बोतल खोली और एक और बोतल गटक ली। नीले बालों वाले का चेहरा परेशान हो गया। उसने सोचा था कि शिवम एक बोतल के बाद अपनी सीमा पर होगा। उसने नहीं सोचा था कि वह एक और बोतल पी लेगा। लगता है उसे अपना मुकाबला मिल गया। पास में खड़े किसी ने कहा, पीते रहो, तुम उसे हार नहीं सकते। हाँ, अगर तुम हार गए तो हमारी बेइज्जती होगी। नीले बालों वाले के पास कोई चारा नहीं था। उसने शराब पकड़ी और फिर से अपने मुंह में डालना शुरू किया। इस बार नीले बालों वाले को पूरी बोतल पीने में पूरे 5 मिनट लगे। इस बोतल को पीने के बाद नीले बालों वाले का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। क्या तुम अभी भी पीना चाहते हो? नीले बालों वाला थोड़ा डर गया था। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने शराब की बोतल खोली और एक ही सांस में पूरी पी ली। इस बार नीले बालों वाले का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। उसने लगातार 3 बोतलें विदेशी शराब पी थीं। इतना पीने के बाद शायद उसे गैस्ट्रिक लेवेज करवाना पड़ता। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो हार मान लो, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैंने कभी ड्रिंकिंग गेम में हार नहीं मानी। नीले बालों वाले ने दांत पीसते हुए कहा। शराब पकड़ी और फिर से मुंह में डालना शुरू किया। लेकिन इस बार नीले बालों वाले ने आधे रास्ते में ही टेबल पकड़ लिया और जोर जोर से उल्टी करने लगा। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। वह एक कदम पीछे हटा और बोला, हमारे समझौते के अनुसार तुम्हें जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। करो। नीले बालों वाले ने लंबे समय तक उल्टी की। उसने मुंह पोंछा, दांत पीसते हुए कहा, तुमने जरूर धोखा दिया होगा। क्या हारने की हिम्मत नहीं है? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। कमबख्त, नीले बालों वाले ने गाली दी। यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे साथ बुरा होगा। नीले बालों वाले ने बोतल पकड़कर गाली दी। शिवम इन गुंडों के साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने सुनीति को पकड़ा और वहां से जाने को तैयार हुआ। कौन कमबख्त ने तुम्हें सुनीति को ले जाने को कहा? मैंने कहा कि तुम अकेले निकल जाओ, नीले बालों वाले ने चिल्लाया। पास में खड़े सुनहरे बालों वाले ने हाथ हिलाया और कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। जल्दी निकलो, हमारा मजा खराब मत करो, सुनहरे बालों वाले ने हाथ हिलाकर कहा। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैंने तुमसे कुत्ते की तरह भौंकने को नहीं कहा, इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्या तुम हार गए और अब गंदी चालें खेल रहे हो? सुनहरे बालों वाले ने बेपरवाही से मुस्कुराया। माफ करना, लेकिन हमारा तरीका यही है।
तुम सचमुच मुझसे कुत्ते की तरह भौंकने की उम्मीद करते हो? अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। नीले बालों वाले ने शराब की बोतल पकड़कर शिवम की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली दी। शिवम ने आंखें सिकुड़ी। उसने अचानक नीले बालों वाले के हाथ में पकड़ी शराब की बोतल तोड़ दी। फिर शिवम ने अपना हाथ बढ़ाया और नीले बालों वाले के कंधे पर दबाया। तुरंत नीले बालों वाले को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर 2 पहाड़ रख दिए गए हों। उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंक, शिवम ने नीले बालों वाले को ठंडे चेहरे के साथ देखते हुए कहा। नीले बालों वाले ने अभी कुछ नहीं कहा था कि पास में खड़ा सुनहरा बालों वाला गुस्से में आ गया। तुमने वाकई हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, सुनहरे बालों वाले ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। फिर सुनहरे बालों वाले ने चिल्लाया, इसे मारो। 7-8 युवक तुरंत शिवम की ओर दौड़े। जुनैद, शिवम ने चिल्लाया और जुनैद तुरंत तीर की तरह बाहर निकला। कुछ ही मिनटों में ये 7-8 युवक जमीन पर पड़े कराह रहे थे। ये दृश्य देखकर सुनहरे बालों वाले का चेहरा पीला पड़ गया। अब सिर्फ तुम बचे हो, खुद लेट जाओ या मैं तुम्हें पीट कर लेटाऊं, जुनैद ने अपनी मुट्ठी मलते हुए कहा। सुनहरे बालों वाले ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे यहाँ पीटा तो तुम मर जाओगे। मेरा भाई यहाँ का मैनेजर है। हाँ भाई, जल्दी अपने भाई को बुलाओ, नीले बालों वाले ने भी चिल्लाया। शिवम इन लोगों के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। वह सुनीति के पास गया, उसे उठाया और वहां से जाने को तैयार हुआ। क्या डर गए? सुनहरे बालों वाले ने जल्दी से चिल्लाया। मैं तुम्हें बता दूं, तुम भाग सकते हो लेकिन सुनीति नहीं भाग सकती। सुनीति, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सुनहरे बालों वाले ने सुनीति की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। ये सुनकर शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह रुक गया और सुनहरे बालों वाले को ठंडे चेहरे के साथ देखा। जाओ और अपने भाई को बुलाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। ठीक है, जो भागा वो डरपोक, सुनहरे बालों वाला बोला और जल्दी से बाहर भागा। उसके जाने के बाद प्रिया जल्दी से शिवम के पास दौड़ी और चिंतित चेहरे के साथ कहा, शिवम, जल्दी से चले जाओ। ये केटीवी सुरेश का है। तुमने अभी सैनी परिवार को नाराज किया है। अगर तुमने पटीदार परिवार को भी नाराज कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। सुरेश का, शिवम ने भौहें उठाई और मुस्कुराया। क्या संयोग है, मैं यहीं उसका इंतजार करता हूँ। शिवम तुरंत सोफे पर बैठ गया। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह बहुत चिंतित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। जल्द ही सुनहरा बालों वाला कमरे में लौटा। उसने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और अकड़कर अंदर आया। उसके पीछे 7-8 टैटू वाले लोग थे। भाई, यही है, सुनहरे बालों वाले ने शिवम की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, एक युवक आगे आया। वह अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी को रगड़ते हुए धीरे धीरे शिवम की ओर बढ़ा। तुमने मेरे भाई को पीटा, युवक ने शिवम को देखते हुए कहा। तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि उसे क्यों पीटा गया? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने मेरे भाई को पीटा, आज मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा, युवक ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। शिवम ने अंदाजा लगाया कि वह भी एक तरकीन व्यक्ति है, इसलिए उसने हाथ हिलाया और कहा, तुम सुरेश को बुलाओ। युवक ठिठक गया, फिर गुस्से में बोला, मिस्टर सुरेश के पास हर दिन ढेर सारे काम होते हैं। तुम्हारी औकात क्या कि उसे बुलाएं? अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं बुलाऊंगा। शिवम ने अपना फोन निकाला और सुरेश को कॉल किया। जल्द ही सुरेश ने फोन उठाया। उसने उत्साह से फोन पर कहा, मिस्टर शिवम, इतनी रात को फोन क्यों किया? शिवम ने कहा, मिस्टर सुरेश, मिडनाइट के टीवी तुम्हारा है। सुरेश ठिठक गया और जल्दी से बोला, हाँ, मैं अभी मिडनाइट के टीवी में हूँ। क्या तुम मजे करने आना चाहते हो? मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। नहीं, मैं अभी मिडनाइट के टीवी में हूँ। तुम्हारा मैनेजर मुझे अपाहिज करने की धमकी दे रहा है, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। सुरेश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से पूछा, मिस्टर शिवम, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। कमरा 888, शिवम ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, सुरेश ने चिंतित होकर कहा। फोन काटने के बाद शिवम ने सुनहरे बालों वाले के भाई की ओर देखा। सुरेश अभी आ रहा है, शिवम ने बेपरवाही से कहा। हाँ, मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रेसिडेंट सुरेश को बुला सकते हो? युवक ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा। शिवम उससे समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। सुनहरे बालों वाला भाई ठंडे चेहरे के साथ हंसा। उसने हाथ हिलाया और कहा, इसे अपाहिज कर दो, इसके पैर तोड़ दो। सुनहरे बालों वाले ने बगल से चिल्लाया। कोई दिक्कत नहीं। उसके भाई का चेहरा शांत था। ये 7-8 तगड़े लोग तुरंत शिवम की ओर बढ़े। वे भयंकर दिख रहे थे और साफ था कि उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इस समय कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। फिर उन्होंने देखा कि सुरेश दरवाजे पर खड़ा हाँफ रहा था।
सुरेश को देखते ही सुनहरे बालों वाले का भाई ठिठक गया। वह जल्दी से उसके पास गया। उसने चापलूसी भरे लहजे में कहा, मिस्टर सुरेश, आप यहाँ क्यों आए? सुरेश ने उसे अनदेखा किया और तेजी से शिवम के पास गया। मिस्टर शिवम, तुम ठीक हो? सुरेश ने कुछ चिंतित होकर कहा। शिवम ने मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हूँ मिस्टर सुरेश। तुम्हारे केटीवी का मैनेजर बहुत दमदार है। सुरेश का चेहरा बदल गया। शिवम ने अभी उनकी जान बचाई थी, फिर भी ऐसा हादसा हो गया। सुरेश कैसे घबराए नहीं। मिस्टर शिवम, चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा, सुरेश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। फिर सुरेश ने मैनेजर की ओर देखा। इस समय मैनेजर डर के मारे कांप रहा था। वह डर से भरे चेहरे के साथ बोला, मिस्टर सुरेश, मुझे नहीं पता था कि वह आपको जानता है। कृपया मुझे माफ कर दें, सुरेश ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। तुम्हें माफ कर दूं? मुझे लगता है तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुमने मिस्टर शिवम को नाराज करने की हिम्मत की। मैनेजर जल्दी से शिवम के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। मिस्टर शिवम, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। ठीक है, तुम लोग इसे बाहर ले जाओ, सुरेश ने अधीरता से हाथ हिलाया। हाँ मिस्टर सुरेश। 7-8 तगड़े लोग तुरंत अपना रुख बदलकर मैनेजर को बाहर खींच ले गए। थोड़ी दूरी पर सुनहरा बालों वाला लड़का डर से कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवम के इतने बड़े कनेक्शन होंगे। महाशय, मैं गलत था, सुनहरे बालों वाला होठ कांपते हुए बोला। लेकिन सुनहरे बालों वाले को उम्मीद नहीं थी कि शिवम उसे पूरी तरह अनदेखा कर देगा। ये स्पष्ट था कि शिवम इस सुनहरे बालों वाले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह चाहे जितना गिड़गिड़ाए, उसे अनदेखा किया गया। इससे सुनहरे बालों वाले को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सुरेश शिवम के पास गया और बोला, मिस्टर शिवम, चलो बगल के कमरे में बैठकर बात करते हैं। शिवम ने सोफे पर लगभग बेहोश पड़ी सुनीति की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास अभी कुछ काम है, तो मैं बात नहीं करूंगा। सुरेश ने और कुछ नहीं कहा और सहमति में सिर हिलाया। फिर शिवम ने सुनीति को उठाया और केटीवी से बाहर चला गया। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? कार में बैठने के बाद शिवम ने प्रिया की ओर देखा और पूछा। प्रिया ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्या तुम उसका जीजा नहीं हो? तुम्हें सचमुच नहीं पता कि उसका घर कहाँ है? मैं कभी वहां नहीं गया, शिवम ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। प्रिया ने चुपके से जीभ निकाली और फिर बोली, तो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। शिवम ने सहमति दी और फिर जुनैद को ड्राइव करने का इशारा किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन सैनी परिवार की हवेली में तारांकन। पापा, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम वाटर ड्रैगन केव को शिवम को नहीं दे सकते, राज ने दांत पीसते हुए कहा। अनुराज ने उसकी ओर देखा और ठंडे चेहरे के साथ हंसा। बिल्कुल। इस दौरान मैंने मुंबई में जांच के लिए किसी को भेजा और पक्का किया कि राठौर परिवार दखल नहीं देगा। ये सुनकर राज की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, सचमुच? बिल्कुल। अनुराज की आंखों में ठंडक झलक रही थी। चूंकि राठौर परिवार दखल नहीं देगा, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा, अनुराज ने खतरनाक चेहरे के साथ कहा। सैनी परिवार इस दौरान चुप रहा था क्योंकि उन्होंने मुंबई में जांच के लिए लोग भेजे थे। ये जानने के बाद कि राठौर परिवार दखल नहीं देगा, अनुराज पूरी तरह निश्चिंत हो गया। मिस्टर सैनी, एक चंदू नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। इस समय एक नौकर अचानक अंदर आया और बोला। चंदू? इस नाम को सुनकर अनुराज ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। क्या वह सुरेश का आदमी नहीं है? हाँ, वो सब पुरानी बात हो गई। इस समय चंदू बाहर से हंसते हुए अंदर आया। वह बेपरवाही से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर सैनी, आप कैसे हैं? अनुराज ने चंदू को ऊपर से नीचे तक देखा और एक पल के लिए थोड़ा घबराया, क्योंकि सैनी परिवार के सभी गुर्गों में केवल ताओशान ही चंदू से निपट सकता था। चंदू ने अनुराज की चिंतित नजर देखी, इसलिए उसने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सैनी, घबराओ मत, मैं यहाँ आश्रय लेने आया हूँ। आश्रय? अनुराज और भी हैरान हो गया। क्या तुम सुरेश का आदमी नहीं हो? जहाँ तक मुझे पता है, सुरेश तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अनुराज ने संदेह भरे लहजे में पूछा। चंदू ने हंसते हुए कहा, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी मर्जी से मालिक चुन सकता है, और सुरेश का कोई बड़ा भविष्य नहीं है। वह दूरदर्शी नहीं है और असली प्रतिभा को पहचानने में कमजोर है। मैंने फैसला किया है कि अब उसकी मदद नहीं करूंगा। चंदू की बेशर्मी वाकई हैरान करने वाली थी। उसे स्पष्ट रूप से पटीदार परिवार ने भगा दिया था, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने पटीदार परिवार को छोड़ दिया हो। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कौन जानता है कि तुम्हें सुरेश ने भेजा हो? अनुराज ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। चंदू जोर से हंसा और बोला, मैं चंदू कौन हूँ? मेरे अनगिनत अनुयायी हैं, और ये मैंने सुरेश को छोड़ा है। इस समय चंदू ने एक पल रुककर बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा शिवम से झगड़ा है ना? अनुराज ने सिर हिलाया।
ये बात पूरे उदयपुर और यहाँ तक कि जयपुर में फैल चुकी थी। चंदू का ये जानना अजीब नहीं था। चंदू ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं, मुझे भी वह पसंद नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इंसाफ लाऊंगा और सैनी परिवार की इज्जत वापस दिलाऊंगा। चंदू के शब्दों को सुनकर अनुराज के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उदयपुर में चंदू काफी मशहूर था और बहुत कम लोगों को पता था कि उसे शिवम ने पीटा था। मिस्टर चंदू, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? शिवम से निपटना आसान नहीं है, अनुराज से पहले राज ने जल्दी से पूछा। चंदू ने हंसते हुए कहा, मेरी नजर में शिवम का कोई वजन ही नहीं है। हाँ, मिस्टर चंदू, आप सालों से मशहूर हैं, शिवम से निपटना आपके लिए आसान होगा, अनुराज ने मुस्कुराते हुए कहा। चंदू ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस्टर सैनी मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे 2 दिन दीजिए, मैं शिवम का सिर आपके सामने लाऊंगा। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? अनुराज ने खुशी से पूछा। चंदू ने सिर हिलाया और बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता हूँ, लेकिन काम होने के बाद मुझे सैनी परिवार के 10% शेयर चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुराज ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर हम परसों मिलते हैं। चंदू खड़ा हुआ और अकड़कर बाहर चला गया। चंदू के जाने के बाद राज ने ठंडे चेहरे के साथ हंसते हुए कहा, मिस्टर चंदू की मदद से शिवम निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ, इन सभी वर्षों में चंदू को ताओ शान के अलावा किसी ने नहीं हराया। शिवम से निपटना आसान है, अनुराज ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जुनैद ने लंबे समय तक गाड़ी चलाई और आखिरकार सुनीति को घर पहुंचा दिया। सुनीति का परिवार उदयपुर के एक हाई एंड रिहायशी इलाके में रहता था। हालांकि यह एकल विला नहीं था, फिर भी प्रत्येक घर बहुत बड़ा था। सबसे छोटा घर भी कम से कम 300 वर्ग मीटर का था। ये सुनीति का घर है, प्रिया ने इशारा करते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया। गाड़ी पार्क करने के बाद शिवम ने सुनीति को गोद में उठाया और रिहायशी इलाके में चला गया। वे सुनीति के घर के दरवाजे पर पहुंचे। शिवम ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद सुनीति के पिता नरेंद्र ने दरवाजा खोला और बाहर आए। शिवम को देखते ही नरेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। जब उसने शिवम की गोद में सुनीति को देखा तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिवम, तुमने मेरी बेटी को छुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नरेंद्र ने आक्रामक ढंग से कहा और शिवम की ओर झपटा। लेकिन इससे पहले कि वह शिवम को छू पाता, जुनैद ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? जुनैद ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। नरेंद्र जमीन से उठा, शिवम की ओर इशारा करते हुए गालियां देने लगा, तुमने एक निकम्मे मेरी बेटी को छुआ, तुम पशु हो, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। सुनीति ने बहुत ज्यादा पी ली थी, मैं बस उसे घर छोड़ने आया हूँ। तुमने मेरी बेटी को जबरदस्ती शराब पिलाई, वह भी किशोरी है, फिर भी तुमने उसे इतना पिलाया, तुम्हारा इरादा क्या है? नरेंद्र अभी भी पीछे नहीं हट रहा था। प्रिया ने जल्दी से समझाया, महाशय, इसका शिवम से कोई लेना देना नहीं है। अगर शिवम न होता तो सुनीति आज रात खतरे में पड़ सकती थी। आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, तुम सब मिले हुए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो, नरेंद्र ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा। शिवम ने मन ही मनाह भरी। सुमन का छोटा भाई होने के नाते नरेंद्र बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा था। विश्वास करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम ने सुनीति को जमीन पर रखा, फिर मुड़कर चला गया। नरेंद्र पीछे से चिल्लाया, रुक जाओ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें निकम्मे नहीं छोड़ूंगा। शिवम ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर चला गया। नीचे जाने के बाद प्रिया ने खुद को रोक नहीं पाए और बोली, सुनीति के पापा ऐसे क्यों हैं, इतने तर्कहीन? उनका पूरा परिवार ऐसा ही है, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा। प्रिया ने जीभ निकाली और कुछ नहीं कहा। उसके बाद शिवम ने प्रिया को स्कूल छोड़ा और फिर होटल लौट गया। अगले दिन शिवम सुबह उठा और बालकनी में चला गया। बालकनी में बैठकर वह आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्मेलन के बारे में सोचने लगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्मेलन में अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। अब तैयारी करने का वक्त है, शिवम ने अपने आप से सोचा। मिस्टर यांग के अनुसार अगर वह आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्मेलन में पहला स्थान हासिल कर लेता है तो उसे 100 साल पुरानी जड़ी बूटी मिल सकती है। ये शिवम के लिए एक दुर्लभ अवसर था। वह बालकनी में पालथी मारकर बैठ गया और बुदबुदाया, विरासत के रिकॉर्ड के अनुसार आध्यात्मिक मंडल में आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न करना संभव है और दवा बनाने में आध्यात्मिक अग्नि बहुत उपयोगी है। ये सोचकर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और स्मृति में दर्ज विधि के अनुसार आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न करने की कोशिश की। जल्द ही शिवम की हथेली में गर्मी का एक हल्का प्रवाह महसूस हुआ। ये गर्मी का प्रवाह उसकी हथेली में और तेज हो गया और जलन की अनुभूति शिवम के लिए कुछ असहनीय थी। इस समय शिवम की हथेली में अचानक एक लौ जल उठी।
शिवम ने जल्दी से आंखें खोली और देखा कि धूप में थोड़ी मंद दिखने वाली लौ हल्की नीली थी। तो आध्यात्मिक लौ उत्पन्न करना इतना आसान है, शिवम ने खुद से बुदबुदाया। अगर कोई और यह सुनता तो वह निश्चित रूप से बहुत गुस्सा हो जाता। पता नहीं कितने शीर्ष औषधि निर्माताओं ने जीवन भर इसका अध्ययन किया और फिर भी सफल नहीं हो पाए। इसके बाद शिवम ने अपनी उंगली हिलाई और यह आध्यात्मिक लौ उसकी हथेली से बाहर तैरने लगी। लौ जमीन पर गिरी और लंबे समय तक टिमटिमाती रही। ये केवल एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन यह आधे घंटे से ज्यादा जलती रही। जब लौ गायब हुई तो जमीन पर एक काला छेद बन गया। आध्यात्मिक अग्नि वाकई अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। अगर इसका उपयोग दवा बनाने में किया जाए तो आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलेगा, शिवम ने अपने आप से सोचा। हालांकि ऐसा था, इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। अगर इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो बेकाबू लपटें जड़ी बूटियों को राख में बदल सकती थीं। शिवम बालकनी से खड़ा हुआ। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि चंदू दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम को चंदू के प्रति कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। उसके चेहरे पर घृणा की एक झलक दिखाई दी। चंदू ने जल्दी से झुककर कहा, मिस्टर शिवम, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? शिवम थोड़ा हैरान था। हाँ, मुझे पहले नहीं पता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पहले के बुरे व्यवहार को बुरा न माने, चंदू ने सम्मानपूर्वक कहा। जुनैद ने ठंडे चेहरे के साथ हंसते हुए कहा, चंदू, तुम्हें पटीदार परिवार ने भगा दिया, इसलिए तुम घबरा रहे हो, है ना? चंदू ने जुनैद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम गलत हो। मेरी क्षमताओं के साथ कोई भी बड़ा परिवार मुझे भर्ती करने के लिए होड़ लगाएगा। ये सच था। हालांकि चंदू डींग मारना पसंद करता था, फिर भी वह एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स था। पटीदार परिवार के बिना भी वह अपना रास्ता बना सकता था। मिस्टर शिवम, अपनी माफी की सच्चाई दिखाने के लिए मैंने आपके लिए खास तौर पर एक तोहफा तैयार किया है, चंदू ने आगे कहा। फिर चंदू ने अपनी जेब से एक हरे रंग की चमक वाली गोली निकाली। ये गोली क्रिस्टल की तरह साफ थी और इसमें हल्की औषधीय सुगंध थी। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसे मैंने कई सालों तक संभाल कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे मुझे मिस्टर शिवम की माफी मिल सकती है, चंदू ने विनम्रता से कहा। जैसा कि कहा जाता है, दोस्ताना इरादों वाले को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। चूंकि चंदू का रवैया इतना विनम्र था, शिवम उसे ठंडा व्यवहार नहीं दे सकता था। इसकी कोई जरूरत नहीं, अंदर आकर बैठो, शिवम ने कहा। ये देखकर चंदू के चेहरे पर एक चालाकी भरी नजर आई। ठीक है, धन्यवाद, मिस्टर शिवम, चंदू ने झुककर कहा और फिर अंदर चला गया। चंदू का रवैया बेहद विनम्र था और वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह शिवम के सामने बैठा और दोनों हाथों से गोली सौंप दी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम नया पन्ना पलट सकते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मिस्टर शिवम मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, चंदू ने विनम्रता से कहा। शिवम ने गोली को देखा और सिर हिलाया। मिस्टर चंदू, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इस गोली को वापस ले जाओ। मार्गदर्शन की बात है तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सुनकर चंदू जल्दी से खड़ा हुआ और थोड़े डर के साथ बोला, मिस्टर शिवम, कृपया इस गोली को स्वीकार करें, वरना मेरी अंतरात्मा मुझे माफ नहीं करेगी। शिवम ने गोली को देखा और एक पल सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मुझे इसे स्वीकार करना होगा। ये गोली काफी आकर्षक लग रही थी। हालांकि यह 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों से तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये ताकत बढ़ाने में निश्चित रूप से मददगार होगी। शिवम ने गोली स्वीकार करने के बाद दोनों बातचीत करने लगे। चंदू ने अपने अतीत और इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी सुनाई। इससे शिवम को उससे कुछ सहानुभूति हुई, क्योंकि चंदू की पुरानी मुश्किलें उसकी अपनी मुश्किलों से बहुत मिलती जुलती थीं। मिस्टर शिवम, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन मेरी उम्र में अब कोई उम्मीद नहीं बची, चंदू ने आह भरी। ये सुनकर शिवम ने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। मिस्टर चंदू, तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हारे स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। चंदू ने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, फिर भी मैं इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स के स्तर पर 10 साल से ज्यादा समय से अटका हुआ हूँ। मैं उस स्तर को पार नहीं कर पा रहा। ये सुनकर शिवम ने एक पल सोचा। वह चंदू के पास गया और बोला, तुम अपनी इन स्ट्रेंथ का उपयोग करके मुख्य इक्विपमेंट्स को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद ये काम करे। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण और आध्यात्मिक खेती मूल रूप से एक ही थे। केवल अंतर ये था कि एक इन स्ट्रेंथ पर निर्भर करता था, जबकि दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा पर। इसलिए शिवम का अनुभव मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल हो सकता था। ये सुनकर चंदू ने जल्दी से आंखें बंद की और शिवम की विधि के अनुसार इक्विपमेंट्स को तोड़ने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद चंदू ने आश्चर्य से आंखें खोली और उत्साह से कहा, ये वाकई काम करता है। मिस्टर शिवम, आप वाकई एक जीनियस हैं। मैंने पहले कभी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना। शायद तुमने पहले कभी इसे देखा नहीं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। चंदू बहुत उत्साहित था।
वह कई सालों से इस स्तर पर अटका हुआ था और कोई प्रगति नहीं कर पाया था। अब शिवम की विधि जानने के बाद उसे अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मिस्टर शिवम, फिर मैं ज्यादा देर नहीं रुकता। मैं इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। चंदू ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा। तुम बहुत विनम्र हो मिस्टर चंदू। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। चंदू को विदा करने के बाद जुनैद ने खुद को रोक नहीं पाया और बोला, चंदू एक चालाक खलनायक है। उसकी मदद करना बेकार है, वह कभी इसका बदला नहीं चुकाएगा। शिवम ने मुस्कुराया और कोई सफाई नहीं दी। उसके कुछ लेने के बाद वह इसे मुफ्त में नहीं ले सकता था। फिर शिवम ने चंदू द्वारा दी गई गोली निकाली। उसने इसे अपने हाथ में रगड़ा और कहा, ये गोली मुझे काफी फायदा दे सकती है। ये सोचकर शिवम ने गोली निगल ली। गोली उसके पेट में जाने के बाद शिवम ने हल्के से आंखें बंद कर लीं। जुनैद शिवम को परेशान करने से डरते हुए एक तरफ खड़ा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ मिनट बाद शिवम का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाया, दर्द हो रहा है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, जैसे कोई बम फट गया हो। शिवम के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वह दयनीय ढंग से चिल्लाया। पास में खड़ा जुनैद घबरा गया। उसने चिंतित होकर कहा, मिस्टर शिवम, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि चंदू गर्व से दरवाजे पर खड़ा था। हा शिवम, तुम आखिरकार मेरे हत्थे चढ़ गए, चंदू ने हंसते हुए कहा। तुम? जुनैद तुरंत गुस्से में आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और चंदू की ओर दौड़ा। हालांकि चंदू आखिरकार एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स था। उसकी ताकत जुनैद से कहीं ज्यादा थी। चंदू ने हाथ हिलाया और जुनैद तुरंत उड़कर गिर गया। एक छोटा सा कीड़ा मेरे सामने हंगामा करने की हिम्मत करता है, चंदू ने उदासीनता से कहा। जुनैद गुस्से से भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर शिवम ने तुम्हारी ब्रेक थ्रू में मदद करने की कृपा की, लेकिन तुमने उसे पीठ में छुरा घोंपा। तुम कैसे इंसान हो? चंदू को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने गर्व से कहा, इसे कहते हैं युद्ध में सब जायज है। शिवम, तुम अभी भी बहुत भोले हो। शिवम ने अपने पेट को पकड़कर कठिनाई से कहा, ये आखिर क्या चीज है? चंदू ने हंसते हुए कहा, यह एक जहर है जो मैंने कुछ साल पहले दक्षिण पश्चिम में एक विशेषज्ञ से खरीदा था। जैसे ही तुम ये दवा लेते हो, तुम्हारा शरीर शक्तिहीन हो जाता है और तुम्हारी इन स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। शिवम, अभी तुम एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। शिवम ने दांत पीसते हुए कहा, चंदू, तुम वाकई बहुत नीच हो। चंदू ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा और बोला, तुम इसके लायक हो। एक नौजवान मेरी चमक चुराने की हिम्मत करता है, तुम मरने के लायक हो। शिवम ने गुस्से का इजहार किया। इन लोगों की नजर में क्या इंसानी जान इतनी तुच्छ थी? वह जमीन पर पड़े और कराह रहे शिवम को देख रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, विक्रेता ने नहीं कहा था कि ये दवा पेट दर्द करेगी। मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा अप्रत्याशित प्रभाव होगा। ये पेट दर्द नहीं करेगा। शिवम हैरान था, लेकिन जहर से आमतौर पर पेट में दर्द नहीं होता। शिवम ने बुदबुदाया। ये सुनकर चंदू ने अधीरता से कहा, मुझे क्या पता, शायद मैं गलत हूँ। कुल मिलाकर तुम आज मरने वाले हो। शिवम को अचानक समझ आया। उसने अपने पेट से हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत नहीं थे, मैंने गलत अनुमान लगाया। तुम्हारा क्या मतलब है? चंदू हैरान था। कुछ नहीं। शिवम ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय वह जमीन से खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर पर धूल झाड़ी और मुस्कुराया। चंदू, तुम जैसे कृतघ्न व्यक्ति वाकई लोगों को घृणा महसूस कराते हैं। मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। चंदू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडे चेहरे के साथ हंसा और बोला, तो क्या तुम अब शक्तिहीन हो? इतना बोलने का क्या फायदा? हाँ, शिवम ने आह भरी, मैं अब अपाहिज हो चुका हूँ। जल्दी करो और कुछ करो। चंदू ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा और बोला, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये कहते ही चंदू शिवम की ओर दौड़ा। शिवम ने टाला नहीं, उसने बस उसका मुक्का अपने शरीर पर पड़ने दिया। क्लैंग, एक जोरदार आवाज आई। चंदू को लगा जैसे उसका मुक्का किसी स्टील पर मारा हो और उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ। ये कैसे संभव है? चंदू का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हें जहर नहीं हुआ? चंदू ने खुद को रोक नहीं पाया और 2 कदम पीछे हट गया। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जहर हुआ था, लेकिन पूरी तरह नहीं। चंदू का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। डर ने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। नहीं, असंभव। चंदू ने गुस्से से चिल्लाया और फिर से अपनी मुट्ठी भींची। इस बार शिवम ने अपना हाथ उठाया और एक मुक्के से उसका सामना किया। खटाक, चंदू के मुक्के से उसकी पूरी बांह तक एक भयानक ताकत पहुंची। इस मुक्के से चंदू की पूरी बांह टूट गई। चंदू दर्द से चिल्ला उठा। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, लगता है मैं बहुत नर्म दिल था।
लेकिन बात यह है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। भविष्य में मैं याद रखूंगा कि तुम जैसे लोगों के प्रति कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। चंदू पहले से ही घबरा रहा था। वह पीछे हटा और डर से बोला, शिवम, यह अनुराज ने मुझे भेजा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम हिसाब चुकाना चाहते हो तो उसके पास जाओ। अनुराज, शिवम ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। ये सच है, सैनी परिवार के साथ दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। चंदू ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, हाँ, तुम्हें सैनी परिवार के पास जाना चाहिए। उनके पास जाओ। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया और चंदू के निचले पेट पर जोर से मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ चंदू उड़कर गिर गया। उसके आंतरिक अंग तुरंत फट गए और उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। चंदू जमीन पर गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शिवम ने अपना पैर उठाया और उसकी छाती पर जोर से कुचल दिया। इस कुचलने से चंदू की छाती कई डिग्री तक धंस गई। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और चंदू को पश्चाताप करने का समय भी नहीं मिला और वह मर गया। शिवम अपने चेहरे पर कोई भाव लिए बिना उसकी लाश को देखता रहा। वह मुड़ा और जुनैद के सामने चला गया और बोला, तुम ठीक हो? जुनैद ने सिर हिलाया, फिर कुछ आश्चर्य और खुशी के साथ बोला, मिस्टर शिवम, तुम्हें पहले से पता था? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चंदू के प्रति सावधान था। क्या मजाक है? शिवम तो रघुनाथ पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, फिर चंदू की तो बात ही छोड़ दो। जैसे ही शिवम ने गोली निली, उसने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग कर दिया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा ने गोली को छुआ, वह काली हो गई, इसलिए शिवम को पता चल गया कि गोली में कुछ गड़बड़ थी। लगता है मुझे बाथरूम जाकर इसे बाहर निकालना होगा, शिवम ने बुदबुदाया। ये कहकर शिवम सीधे बाथरूम चला गया। 10 मिनट बाद शिवम ने चंदू की लाश ली और होटल से बाहर निकलकर सीधे सैनी परिवार के घर की ओर चल पड़ा। मिस्टर सैनी, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। नरेंद्र एक शराब का गिलास पकड़े हुए चापलूसी भरे लहजे में बोला। अनुराज ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। अगर शिवम के साथ हुए हादसे की वजह से सैनी परिवार का व्यवसाय कम नहीं हुआ होता तो अनुराज नरेंद्र पर विचार भी नहीं करता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं, नरेंद्र, आपके साथ काम करने के लायक होऊंगा। मिस्टर सैनी, मैं इसे पूरा पी जाऊंगा। नरेंद्र ने अपना शराब का गिलास पकड़ा और उत्साह से कहा। अनुराज ने बस बेपरवाही से सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। डाइनिंग टेबल पर केवल नरेंद्र ही लगातार बकबक कर रहा था, लेकिन सैनी परिवार के पिता पुत्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। बस करो, क्या तुम्हें लगातार बकबक करना परेशान नहीं करता? राज ने अधीरता से कहा। नरेंद्र के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। उसने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, माफ करें यंग मास्टर राज, मैं अपने आप को 3 गिलास की सजा दूंगा। अगर तुम्हें इतना पीना पसंद है तो बोतल ले लो और सब पी जाओ। राज ने बोतल पकड़कर टेबल पर जोर से रख दी। नरेंद्र जानता था कि राज उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसके पास उनके सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने दांत पीसते हुए शराब की बोतल पकड़ी और कहा, ठीक है, मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा। कैसा बेवकूफ, राज ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन नरेंद्र ने इसे साफ सुन लिया। हालांकि वह मन ही मन गुस्सा था, फिर भी उसमें गुस्सा करने की हिम्मत नहीं थी। इस समय लिविंग रूम का दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि शिवम बाहर से अंदर आया। शिवम को देखते ही लिविंग रूम में मौजूद तीनों लोग एक साथ खड़े हो गए। सैनी परिवार के पिता पुत्र कुछ कह पाते इससे पहले नरेंद्र ने शिवम की ओर इशारा करते हुए गालियां दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह ऐसी जगह है जहां तुम जैसे लोग आ सकते हैं। अगर कुछ बात है तो मेरे घर आने का इंतजार करो। ये कहकर नरेंद्र ने जल्दी से सैनी परिवार के पिता पुत्र से माफी मांगी। मिस्टर सैनी, यंग मास्टर राज, माफ करें, मैं इसे अभी बाहर भेजता हूँ। फिर नरेंद्र ने शिवम को एक तरफ खींचा और गहरे चेहरे के साथ कहा, यहाँ से निकल जाओ। सुन रहे हो, अगर तुमने मेरा धंधा बिगाड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ? और क्या, मत सोचो कि मुझे तुम्हारे छिपे इरादे नहीं पता, नरेंद्र ने अधीरता से कहा। उसने अपनी जेब से कुछ 100 रुपये निकाले और शिवम की ओर फेंकते हुए ठंडे चेहरे के साथ कहा, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। शिवम को हंसी आ गई। नरेंद्र बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध था। नरेंद्र कुछ और कहने वाला था कि राज ने चिल्लाया, शिवम, तुम मेरे घर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कितनी हिम्मत? मैं क्यों नहीं आ सकता? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। नरेंद्र हैरान रह गया। उसने राज को हैरानी से देखा और बोला, यंग मास्टर राज, आप इसे जानते हैं? राज ने नरेंद्र को अनदेखा किया और दांत पीसते हुए कहा, शिवम, तुम ज्यादा समय तक अकड़ नहीं सकते।
सच बताऊं, हमने पहले ही किसी को तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा है। मेरी जान लेने? उस कचरे चंदू के साथ? शिवम ने भौहें उठाईं और दरवाजे की ओर इशारा किया। सैनी परिवार के पिता पुत्र ने सिर घुमाकर देखा और चंदू की लाश को दरवाजे पर लटकते हुए देखा। ये बेहद भयावह लग रहा था। उनके चेहरों का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। चंदू वाकई मर गया था। शिवम सोफे पर बैठ गया। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और ठंडे चेहरे के साथ कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए किसी को भेजना चाहते हो तो कोई धन का आदमी ढूंढो। इस तरह का कचरा भेजकर तुमने उसे अपनी मौत के लिए भेजा। सैनी परिवार के पिता पुत्र घबरा गए। अनुराज ने 2 कदम पीछे हट लिया। शिवम, तुम क्या करना चाहते हो? अनुराज ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। शिवम ने उसकी ओर देखा और ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ? जब तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। अनुराज ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की। शिवम, बता तुम क्या चाहते हो? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा, ऐसे करो, तुम दोनों घुटनों पर बैठकर मुझसे दिल से माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। ख्वाब में भी नहीं। अनुराज तुरंत गुस्से में आ गया। शिवम, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम हमें घुटनों पर बैठने और माफी मांगने के लिए कह रहे हो? सैनी परिवार के लिए तुम्हें मारना ऐसा है जैसे। राज के शब्द पूरे होने से पहले ही शिवम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। राज का शरीर उड़कर दीवार से जा टकराया। शिवम धीरे धीरे सोफे से खड़ा हुआ। उसने एक डरावना हत्यारा भाव उत्सर्जित किया। मैं पहले तुम लोगों के प्रति बहुत दयालु था। तुमने सचमुच सोचा कि मैं कमजोर हूँ, है ना? शिवम ने अपनी आंखें सिकोड़कर खतरनाक ढंग से कहा। कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिवम के हत्यारे इरादे को महसूस करते ही सैनी परिवार के पिता पुत्र के चेहरों पर भयानक चिंता दिखाई दी। उनके दिलों में गहरा डर उभर आया। शिवम, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी है। क्यों न हम बैठकर अच्छे से बात करें? अनुराज ने वाकई हार मान ली। उसके शब्द सुनकर शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ हंसा। ठीक है, पहले घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, फिर हम बात कर सकते हैं। अनुराज ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम, क्या ये तुम्हारा रवैया है? क्या हमें घुटनों पर बैठने के लिए कहना तुम्हें जाती नहीं लगता? जाती? शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अनुराज को ठंडे चेहरे के साथ देखा और कहा, जब तुमने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा तब तुम्हें ये जाती नहीं लगी। अब मैं सिर्फ तुमसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कह रहा हूँ। क्या यह अनुचित है? अनुराज तुरंत चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। शिवम, अनुराज ने गहरी सांस ली, मैं वाकई तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इतना निर्मम होना जरूरी है? अनुराज ने गुस्से में कहा। ये सुनकर शिवम जोर से हंस पड़ा। अनुराज, क्या तुम्हें ये कहना हास्यास्पद नहीं लगता? अगर चंदू ने मुझे मार दिया होता तो क्या मैं अभी यहाँ खड़ा होता? या फिर अगर मैं एक निहत्था साधारण इंसान होता तो क्या तुम अभी भी मुझसे बात करने की कोशिश करते? शिवम की आवाज दमदार थी। अनुराज तुरंत चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वाटर ड्रैगन केव दे दिया है। तुम और शर्तें रख सकते हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम दोनों घुटनों पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार करो। शिवम ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। अनुराज ने आह भरी और धीरे से कहा, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए घुटनों पर बैठना उचित है? पहले बैठकर बात करते हैं। ठीक है। अनुराज का चेहरा ईमानदार लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की एक झलक थी। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए थी, फिर भी यह शिवम की नजरों से बच नहीं सकी। मिस्टर सैनी, एक ही चाल दोबारा इस्तेमाल करने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। शिवम ने बार बार ठंडे चेहरे के साथ हंसा। अनुराज का चेहरा बदल गया। उसने हैरानी का दिखावा करते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम समय टाल रहे हो और ताओ शान का इंतजार कर रहे हो, है ना? शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। अनुराज का चेहरा फिर से बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सोच को शिवम ने भांप लिया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। संयोग से मैं भी देखना चाहता हूँ कि ताओ शान में क्या काबिलियत है, शिवम ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने देखा कि एक बेहद तगड़ा आदमी दरवाजे से अंदर आया। ये तगड़ा आदमी 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, जैसे एक छोटा सा पहाड़। ताओ शान, तुम आखिरकार आ गए। अनुराज तुरंत खुश हो गया। बिना कुछ कहे वह ताओ शान की ओर दौड़ा। ताओ शान ने अपने विशाल शरीर को हिलाया और हल्के से झुका। मिस्टर सैनी, मेरी देरी के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अनुराज खुशी से चिल्लाया। उसने शिवम की ओर चालाक चेहरा बनाकर देखा और खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। तुम अभी भी बहुत भोले हो। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? क्या तुम इसके लायक भी हो? अनुराज के शब्द सुनकर शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। अनुराज वाकई बहुत चालाक था। ताओ शान, इसके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं।
इसे तुरंत मार डालो। अनुराज ने शिवम की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। ताओ शान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी विशाल मुट्ठी रगड़ी और शिवम की ओर बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक लंबा था, दूसरा छोटा, एक तीखा कंट्रास्ट बनाते हुए। हालांकि शिवम के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। इसके विपरीत वह बेहद शांत था। शिवम, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। सच कहूं, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूं। इस समय ताओ शान ने अचानक कहा। शिवम ने भौहें उठाईं। सचमुच? ताओ शान ने आह भरी। अकेले एक बड़े परिवार के खिलाफ जाना, यह मैंने सोचा था लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। बकवास बंद करो, कमबख्त, इसे तुरंत मार डालो। अनुराज ने गुस्से में चिल्लाया। ताओ शान ने आगे कहा, दुर्भाग्य से मैं सैनी परिवार का कर्जदार हूं, इसलिए मुझे उनके लिए काम करना होगा। चलो शुरू करते हैं। ताओ शान काफी उच्च विचारों वाला था। उसने 2 कदम पीछे हटकर, जैसे शिवम को पहले हमला करने का इंतजार कर रहा हो। तो मुझे पहला कदम उठाना होगा। शिवम ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और ताओ शान की ओर दौड़ा। ताओ शान ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी विशाल मुट्ठी, जो एक हांडी जितनी बड़ी थी, उठाई और नीचे पटकी। धम, एक जोरदार आवाज आई। ताओ शान का विशाल शरीर वाकई 3-4 कदम पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर शिवम भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी कलाई में टकराव से दर्द हो रहा था। कैसा मजबूत शरीर। शिवम की आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। ताओ शान ने भी कहा, जैसा कि उम्मीद थी, वह आदमी जिसने चंदू को मारा। ताओ शान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसे जल्दी मारो। अनुराज ने गुस्से में गाली दी। ताओ शान ने अनुराज को अनदेखा किया। उसने अपनी नजरें शिवम पर टिकाईं और धीरे से कहा, शिवम, मैं उनका कर्जदार हूं और उनके लिए काम करता हूं, इसलिए मुझे आज तुम्हें मारना होगा। ये कहकर ताओ शान ने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखाई दीं। ताओ शान की मांसपेशियां पत्थरों की तरह सख्त दिख रही थीं, जो उसके शरीर पर चिपकी हुई थीं। रोशनी में वे चमक रही थीं। कैसा मजबूत शरीर। शिवम और भी हैरान था। साधारण मांसल पुरुषों के विपरीत ताओ शान की मांसपेशियां वाकई एक कवच की तरह दिख रही थीं। मेरे पास कोई और शौक नहीं है और मैं मार्शल आर्ट्स का दीवाना हूं। हालांकि मैं केवल एक इनर स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स हूं, मैं एक क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर भी हूं, ताओ शान ने अपने विशाल शरीर को हिलाते हुए कहा। क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर। शिवम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। शिवम ने क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर्स के बारे में सुना था। वे शरीर के प्रशिक्षण में विशेषज्ञ होते हैं और वे शरीर को पत्थर की तरह सख्त कर लेते हैं। कहा जाता था कि एक शीर्ष क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर को गोली भी नहीं भेज सकती थी। शिवम ने कुछ उत्साह के साथ कहा, मैंने सुना है कि क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर का शरीर स्टील की तरह होता है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं। ताओ शान की तुलना में चंदू का कोई वजन ही नहीं था। ताओ शान ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें आजमा कर पता चल जाएगा। ये कहकर ताओ शान ने गुस्से में दहाड़ लगाई और उसके शरीर की मांसपेशियां कुछ गुना और बढ़ गईं। इतना ही नहीं, उसके शरीर में एक सुनहरी चमक थी जो बेहद चकाचौंध करने वाली थी। मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को क्रॉस ट्रेनिंग के साथ मिलाया है। मेरा शरीर पहले ही अविनाशी स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे एक इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर से भी डर नहीं लगता, ताओ शान ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। कितना शक्तिशाली। शिवम ने मन ही मन सोचा। मुझे कहना होगा, ताओ शान के साथ सुरेश वाकई सैनी परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता, शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। थोड़ी दूरी पर अनुराज ने ठंडे चेहरे के साथ हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अगर ताओ शान का सिद्धांत बूढ़ों और बच्चों को नहीं मारने का न होता तो चंदू कब का मर चुका होता। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। इस समय उसने अचानक विषय बदला और ठंडे चेहरे के साथ कहा, यह अफसोस की बात है कि सैनी परिवार ने उस व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे हमें इस कहानी को अपने चैनल पर जारी रखने में मदद मिलेगी।